हम रिवीजन स्टार्ट करते हैं। रजिस्टर्स बंद कर दो चलो सब अब अपने, बंद कर लो। कर लिया सबने रजिस्टर्स बंद? चलो बिजनेस से स्टार्ट करते हैं। बिजनेस जोर से बोलना है, रिकॉर्डिंग में आवाज जानी चाहिए सबकी, ठीक है? बिजनेस सबको एक साथ बोलना है, जोर से बोलना है, ठीक है? एनर्जी लेके आओ। बिजनेस धंधा। बिजनेस के हम क्या डालते हैं और क्या मिलता है? इनपुट्स क्या क्या होते हैं? एंटरप्रेन्योरशिप, फिर एंटरप्रेन्योरशिप, गुड। आउटपुट्स क्या क्या होते हैं? गुड। फिर हमारे एनपीओज में हमें क्या मिलता है? और हम बिजनेस किस लिए करते हैं? मेन प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के लिए। एफिशिएंट वो आगे है, वो आगे है, वो बहुत आगे है। हमारे बिजनेस में हमें बहुत सारे क्वेश्चंस पुट ऑन करते हैं हम लोग। क्या क्या क्वेश्चंस होते हैं? दिशा क्वेश्चंस बताओ, आंसर करो। सबके साथ आंसर करो। और हमारे इकोनॉमिक्स इन्हीं क्वेश्चंस को हमें आंसर कर रहा होता है। इकोनॉमिक्स की फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कौन है? कौन से ईयर में उन्होंने बुक लिखी थी? कौन सी बुक लिखी थी? गुड। इकोनॉमिक्स का ओरिजिन और सब बोलो एक साथ। मीनिंग और इकोनॉमिया की स्पेलिंग। गुड। चलो फिर इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ, कल की तरह फिर यही अटक गए। प्रोसेसेस ऑफ प्रोसेसेस ऑफ एलोकेशन ऑफ स्कार्स रिसोर्सेज, अनलिमिटेड वांट्स। और इससे दो फंडामेंटल फैक्ट्स निकलते थे। वांट्स आर अनलिमिटेड, रिसोर्सेज आर स्कार्स। गुड। फिर हमारी जो मॉडर्न इकोनॉमिस्ट थे उन्होंने इस डेफिनेशन को नैरो बताया था। क्यों बताया था? इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स राइज हो रही हैं डे टू डे लाइफ में। और दो एग्जांपल्स थे। गुड। फिर हमारी एक एग्जाम क्वेश्चन था, पूरा सेंटेंस आज कौन बताएगा? मैं पार्ट नहीं बोलूंगी। फर्स्ट पार्ट कोई बता दो, सेकंड पार्ट कोई बता दो। हिंदी में बता दो, इंग्लिश में याद नहीं आ रहा। वेरी गुड, बट आगे सेकंड पार्ट वो तो मैं पूछ ही रही हूँ रोज। अंडरस्टैंड, हाँ, रिलायबल मेजर्स को कैलकुलेट करने में हेल्प कर रहा होता है। वेरी गुड। चलो फिर हमारा आता है बिजनेस इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन। पहले बिजनेस इकोनॉमिक्स का दूसरा नाम, हाँ, मैनेजरियल इकोनॉमिक्स में जो डेफिनेशन थी वो कौन सी थी? बिजनेस विद इकोनॉमिक्स। गुड। फिर उसके बाद हमारी जो थ्योरीज थी, जो हमारी इकोनॉमिक्स की थ्योरीज थी, वो कौन कौन सी थी? डिमांड, सप्लाई, प्रोडक्शन, कॉस्ट एटसेट्रा। और बिजनेस के सर्वाइवल और सक्सेस के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, डिसीजन शुड बी मोस्ट एफिशिएंट। ठीक है। चलो उसके बाद हमारा जो क्लोज कनेक्शन थे वो किस किस के, कौन सी थ्योरीज के साथ थे बिजनेस इकोनॉमिक्स के? स्टैट्स, माइक्रो, मैक्रो, हाँ, और बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की मैनेजमेंट, और बैंकिंग थ्योरीज। और एक एग्जांपल और बता दो कोई सा भी। इन्फ्लेशन, एक्सलेशन के रेट्स। गुड। फिर हमारे जो वो थे, ये सिर्फ डिसीजन मेकर्स को हेल्प करता है और साथ में किसको हेल्प करता है? मैनेजर्स ऑफ, सिर्फ डिसीजन मेकर्स को हेल्प नहीं करती ना बिजनेस इकोनॉमिक्स, और किसको हेल्प करती है? मैनेजर्स ऑफ एनजीओज एंड वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशंस। याद रहेगा, डिसीजन मेकर्स को हेल्प नहीं करती और किसको हेल्प करती है? मैनेजर्स ऑफ एनजीओज एंड वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशंस। गुड। फिर हमारा जो बिजनेस इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन थी वो एक ऑथर और ने दी थी, क्या नाम था? जॉन डील। क्या डेफिनेशन दी थी? हाँ, गुड। आगे, हाँ, इकोनॉमिक पॉलिसीज, बीच में एक वर्ड और, डेफिनेशन पूरी हो जाएगी। हाँ, इन द फॉर्म ऑफ की जगह एक दूसरा वर्ड था। एनालिसिस तो ऑलरेडी आ गया। इकोनॉमिक एनालिसिस एंड फॉर्मुलेशन ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसीज। दिशा दिमाग आज पढ़ाई में नहीं है।
फिर हमारा नेचर ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स में मैं पूछती जाऊंगी, एक एक पॉइंट से बताते जाएंगे, ठीक है? बताओ। 8। नॉर्मेटिव, एक ही बताना था। प्रैग्मेटिव और और एक पॉइंट बच रहा है शायद। साइंस, साइंस नहीं हुआ था, साइंस नहीं हुआ था, आर्ट हुआ था। चलो, अब नॉर्मेटिव को एक्सप्लेन कौन करेगा? अच्छा, प्रैग्मेटिक का मतलब बताओ। प्रैग्मेटिक का मतलब प्रैक्टिकल अप्रोच। गुड। अब नॉर्मेटिव को एक्सप्लेन कौन करेगा आज? यहाँ के करना है। हाँ करो, आओ 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 आओ, जल्दी आओ, जल्दी जल्दी जल्दी। नहीं, नॉर्मेटिव का मतलब होता है, उसमें दो वो होते हैं, एक पॉजिटिव और एक नॉर्मेटिव। पॉजिटिव कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप होता है, और उसमें हम क्वेश्चन पूछते तो आंसर मिल जाता है। जैसे विवेक भैया का पेट मोटा है, एग्जाम्पल। हाँ, सबसे मोटा है। हाँ, सबसे मोटा। हाँ। और दूसरा होता है नॉर्मेटिव, दूसरा होता है नॉर्मेटिव, उसमें वोट शुड भी होता है। जैसे एग्जाम्पल विवेक भैया पूजा जी से अच्छा पढ़ाते हैं। हाँ, कंपैरेटिव रहता है। हाँ जी। वो साइंटिफिक अप्रोच देता है और ये साइंटिफिक अप्रोच नहीं नहीं देता। देता है, और इसमें कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप नहीं नहीं होती होता, है। और इसमें वैल्यू जजमेंट होता है, इसमें वैल्यू जजमेंट नहीं नहीं होता। होता। और अब इसमें मैं एग्जांपल देती हूँ, बैठ जाओ। वैल्यू जजमेंट का जो एग्जांपल था उसमें ये था, देखो। अच्छा, आप एक बात बताओ, नंदग्राम तो तुम लोग जाते गए हो कभी? मरियम नगर वाली साइड, क्राइस्ट यूनिवर्सिटी गए हो ना उधर? एक एक बार तो विजिट करा होगा, दिशा ने शायद नहीं करा होगा। नहीं करा? अच्छा, वहां पे शाम के टाइम मैंने सुना है बहुत अच्छे सीन चलते रहते हैं। चलते हैं, रोज का काम है वहां पे, है ना? तो तुम लोग जाओगे और वहां पे बस देख के आंख सेक के वापस आ जाओगे। उसको बोलते हैं तुमने वैल्यू जजमेंट नहीं किया, यानी कि तुम गए, आंख सेकी और वापस आ गए। अब तुम वहां जा रहे हो, वहां पे दो जने आपस में लगे पड़े, तुम जाके उन्हें टोक रहे हो कि तुम्हें ये नहीं करना चाहिए पब्लिकली। उसको बोलते तुमने वैल्यू जजमेंट किया, ठीक है? उसको बोलते हैं कि जो नॉर्मेटिव अप्रोच होती है वो बोलती है कि वैल्यू जजमेंट है, यानी कि तुम एक तरह से हाँ या ना वाला, यानी कि तुम उससे क्वेश्चंस पुट ऑन कर रहे हो, तुम उसके ऊपर जजमेंट पास ऑन कर रहे हो। वहीं अगर तुम पॉजिटिव वाले नेचर को देखो तो वहां पे तुम कोई जजमेंट पास नहीं कर रहे, वहां पे जो चीज हो रही है वो सिर्फ हो रही है। साइंस में क्या होता है, जो चीज हो रही है वो सिर्फ हो रही है, हम वहां पे कोई जजमेंट पास ऑन नहीं कर रहे होते अपना, ठीक है? हम कोई नेगेटिव अप्रोच निकालने पे नहीं तुल रहे होते। यानी कि जब हम कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं, हम सिर्फ एक्सपेरिमेंट का क्या देख के, रिजल्ट देख के खुश हो जाते हैं, लेकिन हम उसका कभी भी जजमेंट पास ऑन करने की कोशिश नहीं करते, ऐसा क्यों हुआ, कैसे हुआ। कभी भी इस चीज के ऊपर जाते हैं? कभी केमिस्ट्री में चीजों के ऊपर जाते हुए देखा है? मैम भी कह देती है बस रट लो, कहती है कि नहीं कहती? मुझे केमिस्ट्री इसलिए पसंद ही नहीं थी, और सिर्फ केमिस्ट्री की वजह से मैंने साइंस नहीं ली थी, नहीं तो मेरी फिजिक्स और बायो इतनी स्ट्रांग थी ना, मेरे 99 मार्क्स थे बोर्ड में लेकिन सिर्फ केमिस्ट्री की वजह से लग गए थे मेरे साइंस में, बस ये था। चलो, फिर अब पता चल गया वैल्यू जजमेंट का मतलब, ठीक है? तो ये एग्जांपल याद रहेगा, कॉपी में लिखना है तो लिख लो। वैल्यू जजमेंट वाला पॉइंट मैंने नोट्स पे शायद नहीं लिखवाया है, तो ऐड ऑन कर लो उसको, जल्दी से फटाफट से ऐड ऑन कर लो 1 मिनट के अंदर अंदर, फिर आगे चलते हैं रिवीजन में। किसमें नहीं होता और किसमें होता है? गुड। और एग्जाम्पल लिखना है तो बस क्राइस्ट यूनिवर्सिटी डाल दो, याद आ जाएगा। नेक्स्ट जब हम बात करते हैं स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स, हमने पढ़ा था, हमने इकोनॉमिक्स को कितने पार्ट में डिवाइड किया था? कौन कौन से? सब आंसर करो। माइक्रो, मैक्रो। माइक्रो कौन सी प्रॉब्लम्स को डील करता है? दो वर्ड थे, इंटरनल और इंटरनल और इंटरनल
ऑपरेशनल। और एक्सटर्नल और इन्वायरमेंटल को कौन डील करता है? मैक्रो इकोनॉमिक्स। वहीं अगर मैं माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात करूं तो वो कौन सी फर्म्स के बारे में बात कर रहा होता है? स्मॉल फर्म्स और स्मॉल ग्रुप ऑफ फर्म्स के बारे में बात करता है। अब एग्जांपल बताओ, माइक्रो इकोनॉमिक्स में कौन कौन से एग्जांपल होते हैं थ्योरीज के? रेवेन्यू कॉस्ट, प्रॉपर नाम लिखवाए थे कल मैंने, डिमांड एनालिसिस एंड फोरकास्टिंग, याद आ रहा है? प्रोडक्शन एंड कॉस्ट एनालिसिस, और रिस्क एंड अनसर्टेनिटी एनालिसिस, और फैक्टर प्राइसिंग को हम बोल सकते हैं प्रोडक्ट प्राइसिंग, और लोकेशन ऑफ इंडस्ट्री, प्रॉफिट एनालिसिस। जल्दी जल्दी बताओ, कोशिश तो करो, सोचो। इन्वेंट्री मैनेजमेंट, और दोनों चुप ही बैठ गए। बताओ, कल वाला टॉपिक रिवाइज नहीं किया है ना? पीछे तीनों ने ही नहीं किया है शायद कल वाला टॉपिक रिवाइज। बुक में नहीं मिला तो इसका मतलब रिवाइज ही नहीं करना है ना? चलो, और कौन कौन से बताओ, देख के बता दो। चलो कोशिश करो बिना देखे याद आ जाए कुछ कुछ पॉइंट। कैपिटल एंड इन्वेस्टमेंट डिसीजन, इकोनॉमिक कंडीशन एंड डेवलपमेंट, अब तो बता ही दोगे। चलो अब आगे पढ़ते हैं। आज हमें पढ़ना है बस है कैपिटल और इन्वेस्टमेंट डिसीजन का लिखवाया नहीं था मैंने, थ्योरी ऑफ कैपिटल एंड इन्वेस्टमेंट डिसीजन है, लिखवाया है मैंने। हाँ, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के बताओ। हाँ, और हाँ, अब देख के थोड़ी बताना है, वो तो बिना देखे बता दो। हाँ, नेशनल इनकम, और बस। चलो अब लिखें, शुरू करें। आज हमें पढ़ना है स्कोप ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। देखो, मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में ना हम बिजनेस इकोनॉमिक्स में बहुत थोड़ा पढ़ेंगे, ठीक है? जैसे कुछ कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स हम पढ़ने वाले हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में, इसलिए मैक्रो इकोनॉमिक्स को हम ज्यादा डीपली स्टडी नहीं करने वाले, बहुत थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा पार्ट डिस्कस करने वाले हैं। तो अब ये बताओ, स्कोप ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स में तुम बिजनेस इकोनॉमिक्स के साथ कैसे डील आउट कर सकते हो? मतलब अगर देखा जाए तो तुम मैक्रो इकोनॉमिक्स को बिजनेस इकोनॉमिक्स के साथ कैसे डील कर सकते हो? बताओ, दिमाग लगाओ, थोड़ा सा चलाओ। गवर्नमेंट इन्वॉल्व हो, और कैसे हो सकती है? गवर्नमेंट तो इन्वॉल्व होगी मैक्रो इकोनॉमिक्स में, फॉरेन एक्सचेंज करना है तो। हाँ, और बताओ बताओ। टैक्स में, और इनकम का क्या रिलेशन है? हाँ, सब्सिडरीज इज अ गुड पॉइंट। गवर्नमेंट ने सब्सिडरीज निकाल रखी है और हमारे प्रोडक्ट पे इन्फ्लुएंस करी है तो जरूर वो इफेक्ट करेगी। और देखो, इसमें सबसे पहला पॉइंट आता है कि मार्केट में पॉलिटिकल और सोशल एनवायरनमेंट कैसा चल रहा है। अच्छा, आप सब अपने फेयर रजिस्टर में ही कंटिन्यू करेंगे ना नोट्स? जैसे बना रहे हो वैसे ही कंटिन्यू करोगे, या फिर आप रफ में कंटिन्यू करोगे? जैसे बना रहे हो, आप अपने हाइलाइटर्स वगैरह सब लेके बैठे हो साथ में? गुड। चलो, लिख लिया? लिख लिया। सोशल, पॉलिटिकल और सोशल एनवायरनमेंट हो गया। फिर हमारे और क्या पॉइंट आ सकता है? हमारी बिजनेस साइकिल कैसी चल रही है? बिजनेस साइकिल क्या होता है? अच्छा बताओ, पढ़ा है ये तो हमने, पता है बिजनेस साइकिल क्या होता है? क्या होता है? रिसेशन, और 4 पॉइंट होते हैं उसमें। हाँ, डिप्रेशन आता है, वो तो रिसेशन हो गया। रिसेशन इज बिल्कुल डिक्लाइन। देखो, हमारी जो बिजनेस साइकिल होती है, अगर बनानी हो तो बना लेना, ऐसे होती है, ठीक है? इसमें यहाँ पे होता है इंट्रोडक्शन, यहाँ पे हम अपना प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस करते हैं,
ठीक है। फिर एक पॉइंट आता है ग्रोथ। यहाँ पे हमारा प्रोडक्ट ग्रो करता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने लक्स बनाया, ठीक है, लक्स का साबुन बनाया, मार्केट में और भी बहुत सारे सोप बन रहे थे, डव बन रहा था, और बताओ सोप के एग्जाम्पल, पियर्स बन रहा था, और बताओ सोप के एग्जाम्पल्स, हाँ नंबर 1 बहुत सारे चलते हैं, ठीक है। अब मैंने बनाया लक्स, ठीक है, मैंने मार्केट में इंट्रोड्यूस किया, मार्केट में फॉर एग्जाम्पल बाकी सारे प्रोडक्ट के प्राइसेस थे 10 रुपए, मैंने अपने प्रोडक्ट का प्राइस रखा 8 रुपए, ये जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल मैं बता रही हूँ, ठीक है। मैंने अपने प्रोडक्ट का प्राइस क्या रखा, 8 रुपए। तो मेरे प्रोडक्ट का प्राइस अगर 8 रुपए है तो कहीं ना कहीं वो प्रोडक्ट मार्केट में ज्यादा बिकेगा, यानी कि मेरा प्रोडक्ट कहीं ना कभी जाके मार्केट में इंट्रोडक्शन के बाद ग्रोथ जरूर करेगा। और कभी तुम ये नोटिस करना कि अगर कोई भी प्रोडक्ट नया मार्केट में आता है और उसकी एडवर्टाइजमेंट अच्छी होती है और उसका सेल्स प्रमोशन अच्छा होता है तो वो प्रोडक्ट को मतलब लोग ज्यादा खरीदते हैं। मतलब फॉर एग्जाम्पल तुम डीमार्ट जाओगे, तुम्हें एक नया प्रोडक्ट वहां पे दिखेगा, वहां पे उसके सेल्स प्रमोशन अच्छा हो रहा है, वहां पे उस प्रोडक्ट को मतलब बताने के लिए कोई खड़ा हुआ है, ठीक है। या मतलब ये चीज ना इजी डे में बहुत चलती थी, कोई गया था इजी डे पहले, जो बिग बाजार की जगह आज इजी डे होता था, गया कोई उसमें पहले, बहुत छोटे थे उस टाइम पे हम। इजी डे में ना कोई अगर नया प्रोडक्ट आता था वहां पे एक बंदा स्पेसिफिकली खड़ा होता था उस प्रोडक्ट के बारे में इंट्रोडक्शन देने के लिए, उस प्रोडक्ट का एक सैंपल दिखाने के लिए। खाने की चीजों में बहुत होता है आज भी, ये बिग बाजार वगैरह में बहुत होता है चीजें। तो अगर वहां पे तुम्हारा सेल्स प्रमोशन अच्छा है ना तो तुम्हारा प्रोडक्ट ग्रो जरूर करेगा, तो ग्रोथ होगा। उसके बाद एक पॉइंट आएगा पीक, जहाँ पे तुम्हारा प्रोडक्ट सबसे ज्यादा सेल कर रहा होगा, यानी कि उससे ज्यादा सेल तुम्हारा प्रोडक्ट कर ही नहीं सकता। फिर एक आता है रिसेशन, जहाँ पे हमारा प्रोडक्ट नीचे गिरना शुरू हो जाएगा, यानी कि कहीं ना कहीं नए कॉम्पिटिटर्स आ गए होंगे मार्केट में, या हमारे प्रोडक्ट की क्वालिटी कहीं ना कहीं डाउन हो गई होगी, मैंने कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी पे फोकस नहीं किया होगा, या कुछ भी चीजें एक्स्ट्रा XYZ चीजें मार्केट में ऐसी हुई होंगी जिसकी वजह से मेरा प्रोडक्ट कहीं ना कहीं डिक्लाइन कर रहा था। फिर एक पॉइंट आएगा बिल्कुल ही डिक्लाइन, जहाँ पे मेरी सेल बिल्कुल जीरो हो जाएगी। क्लियर हो गई बात? बना लिया सबने? हटा दूं? फिर हमारा एक फैक्टर जो सबसे ज्यादा डिपेंड करता है वो होता है कि जनरल प्राइसिंग कितनी चल रही है। जनरल प्राइसिंग डिक्लाइन, जनरल प्राइसिंग ऑफ इनकम्स, इसका मतलब होता है कि हमारी मार्केट में उस प्रोडक्ट की जनरल प्राइसिंग कितनी है। फॉर एग्जांपल अब कोई नया प्रोडक्ट आता है मार्केट में, या जैसे कि शैम्पू का प्रोडक्ट, एक बहुत बड़ी मार्केट है शैम्पू की अगर आज की डेट में देखी जाए, कोई नया ब्रांड आया, ठीक है, और मैंने देखा कि मेरी जो कॉस्ट है, अगर एक शैम्पू को बनाने की कॉस्ट देखी जाए, वो कॉस्ट मेरी 0.5 रुपीज लगती है। 1 रुपए का सैशे बनाने में मेरी 0.5 रुपीज की लागत लगती है, और वो हर ब्रांड की लग रही है। फॉर एग्जाम्पल, जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल, मतलब कितनी भी R&D कर लो वो 0.5 रुपीज की कॉस्ट लगनी है, ठीक है। और जो नई ब्रांड आ रही है उसने वो प्राइस ही रख दिया 0.5 रुपीज, भाई बाकी सारे कॉम्पिटिटर्स कहाँ जाएंगे, मार्केट से ही आउट हो जाएंगे ना। तो वो वाला पॉइंट आता है हमारा जनरल प्राइसिंग ऑफ इनकम्स का, वो मैक्रो इकोनॉमिक्स में बहुत ज्यादा डिपेंड करता है। क्यों? क्योंकि वो पूरी ऑल ओवर मार्केट को गिराने के ऊपर बात आ जाती है। बात क्लियर हो गई? फिर आती है हमारी सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स, पढ़ी है सबने? क्या हो सकती है? क्या हो सकते हैं सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स? नहीं। किसी ने ट्रेड यूनियंस के बारे में सुना है? क्या होता है? फिर भी कुछ आइडिया निकल रहा है? हाँ, क्या मतलब निकलता है? यूनियन का मतलब क्या होता है? संस्था, ग्रुप। लेबर यूनियन का मतलब क्या होता है? क्या होता है लेबर यूनियन में? ये एक मिनिमम प्राइस रख दिया कि ये तो सबको लेना ही लेना है। मतलब अगर तुम कभी जाओ, तुमने सुबह सुबह के टाइम जाते हुए देखा है ये मिलन देखा है कभी नगर में सबने, कि यहाँ पे तब लेबर इकट्ठी रहती है एकदम, तो रामनगर के पीछे की तरफ इतनी लेबर इकट्ठी रहती है सुबह सुबह के टाइम पे। वो सुबह सुबह के टाइम पे क्या मांगने आते हैं?
सिर्फ पैसा ठेकेदारों से, उनके ठेकेदार आते हैं, पैसा देते हैं और चले जाते हैं, वो उनका दिन की दिहाड़ी होती है, ठीक है। या फिर ये बताने के लिए आते हैं कि तुम्हें यहाँ जाना है, तुम्हें आज वहां जाना है, तुम्हें आज वहां जाना है। अच्छा, सबके घरों में पेंट होता है, कभी देखा है कि या घर में काम होता है, रेनोवेशन होता है, कभी देखा है हर हफ्ते लेबर चेंज होती रहती है, मतलब जितने टाइम काम चलेगा सेम लेबर आती ही नहीं है, एक ना एक बंदा तो चेंज होता ही होता है। चाहे अगर एक नॉर्मल पीओपी करवाना हो या नॉर्मल पेंट भी करवाना हो घर में, तो एक ना एक बंदा चेंज होता ही होता है। वो क्यों होता है? क्योंकि उनकी लेबर यूनियंस बिगड़ जाती है। बिगड़ जाना इन द सेंस क्या होता है, किसी ने ज्यादा पैसा मांग लिया। ऑटो वालों में क्या होता है, देखो इसके ऊपर ना एक मूवी भी थी, मुझे मूवी का नाम याद नहीं आ रहा है, एक मूवी में भी हुआ था या एक शॉर्ट वीडियो थी, डॉक्यूमेंट्री थी इसके ऊपर, कि ऑटो वालों ने बकायदा रोक दिया था। और ये चीज तुम्हें विवेक भैया भी अकाउंट्स पढ़ाते हुए एक एग्जाम्पल देंगे आइसक्रीम फैक्ट्री का। आइसक्रीम वालों ने वो बोल रखा है कि 10 रुपए की अगर ये आइसक्रीम बेचनी है तो बेचनी है, ठीक है। और अगर कोई वहां पे 10 ठेले खड़े होते हैं, 10 ठेले 10 रुपए की बेच रहे हैं, कोई नया ठेले वाला आइसक्रीम लेकर आया और वो बोल रहा है कि मैं यही आइसक्रीम 5 रुपए की भेजूंगा, तो उसको सब मार पीट के भगा देंगे वहां से। होता है कि नहीं होता ये चीज? क्यों? क्योंकि उन लोगों का तो लॉस हो जाएगा ना उस केस में वहां पे। क्यों? क्योंकि वो लोग तो 10 रुपए की बेच रहे हैं, वो 10 की 10 ठेली 10 रुपए की बेच रहे हैं, और वो एक ठेले वाला 5 रुपए की बेचेगा। उसको बोलते हैं वो 10 ठेली क्या है, यूनियन है। तो अगर ऐसी ट्रेड यूनियंस बनेंगी तो वो भी हमारे मैक्रो इकोनॉमिक्स पे एक बहुत बड़ा इफेक्ट डालती है। क्लियर हो गई बात? सबको समझ में आ गई? फिर आती है हमारी टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसीज, हमारी क्या चल रही है, जिसमें हमारी सब्सिडरीज का पार्ट बन जाएगा। चले आगे। ये सिर्फ इतना था हमारा स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स, जिसमें हमने माइक्रो इकोनॉमिक्स का स्कोप पढ़ा और हमने मैक्रो इकोनॉमिक्स का स्कोप पढ़ा। गवर्नमेंट की पॉलिसीज आएंगी, जैसे गवर्नमेंट ने मंडीज बना रखी है, गवर्नमेंट ने सब्सिडरी निकाल दी, गवर्नमेंट ने टैक्स रेट बदल दिया, वो सब चीजें सारी इसमें आएंगी, ठीक है। चले आगे। ये जो मैक्रो इकोनॉमिक्स का हमने स्कोप पढ़ा ना, ये इतना रेलेवेंट है नहीं, इसके ऊपर कोई क्वेश्चन भी नहीं है तुम्हारी बुक में भी, और वैसे आरटीपी एमटीपीज में भी कोई क्वेश्चन इसके ऊपर पूछा हुआ नहीं है। जो मेन क्वेश्चन है वो माइक्रो इकोनॉमिक्स के स्कोप पर है, माइक्रो इकोनॉमिक्स के ऊपर क्वेश्चन है, और बाकी जो तुम्हें क्वेश्चंस पेपर में भी मिलने वाले वो माइक्रो इकोनॉमिक्स पर ही मिलेंगे, क्योंकि तुम्हारी पूरी बुक ही उसके ऊपर इवॉल्व कर रही है, ठीक है। तो एक दो क्वेश्चन मैक्रो इकोनॉमिक्स में मिलते भी हैं तो वो नेशनल इनकम के टॉपिक से या फिर तुम्हारे पब्लिक सेक्टर के टॉपिक से मिलेंगे, वो भी हम आगे चैप्टर में पढ़ लेंगे, तो उनसे ही रिलेटेड क्वेश्चन तुम्हें मिलने वाले हैं। बाकी तुम्हारा सीएमए वाला एक बार मैं सिलेबस चेक कर लूंगी, उसके बाद हम देखेंगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट हम पढ़ते हैं डिफरेंस, मेन डिफरेंस, लास्ट टॉपिक ऑफ दिस यूनिट। एक मिनट, छोटे से टॉपिक्स, छोटे छोटे पॉइंट्स बना रखे हैं मैंने इसके। हाँ, आ जाएगा। अच्छा अच्छा, हमने भी ये पूरा चैप्टर कंप्लीट कर ली, मतलब ये पूरी यूनिट कंप्लीट कर लिया है। तुम लोगों को क्या लगता है इकोनॉमिक्स और बिजनेस इकोनॉमिक्स में डिफरेंस क्या है? खाली इकोनॉमिक्स होती है? मैं देखो डेफिनेशन तो इसमें लिखवाऊंगी नहीं, तुम्हारी बुक में बहुत सारे मेजर पॉइंट्स ऐसे हैं जो बिल्कुल फालतू के, जैसे डेफिनेशन है, एक दो फालतू के एग्जाम्पल दे रखे हैं, या फिर ये है कि साइंटिफिक अप्रोच, और ये मैंने नहीं लिखे क्योंकि ये इतने इंपॉर्टेंट है नहीं, रेलेवेंट है नहीं, और इनके ऊपर क्वेश्चंस भी नहीं है। और डेफिनेशन पढ़ के तो तुम भी बता दोगे क्यों, क्योंकि तुम्हें याद हो गई है, ठीक है। इसलिए मैं डेफिनेशन यहाँ पे लिखवा के वेस्ट नहीं करूंगी, जो पॉइंट मुझे लगता है रेलेवेंट है और चैप्टर में कवर्ड नहीं है मैं वो पॉइंट्स यहाँ पे लिखवाऊंगी, ठीक है। पहली चीज। दूसरी चीज, अब तुम मुझे ये बताओ कि ये जो बिजनेस इकोनॉमिक्स है, ये सिर्फ इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स के साथ डील कर रही है या बिजनेस के और इकोनॉमिक्स दोनों की प्रॉब्लम के साथ डील कर रही है? सिर्फ बिजनेस? दोनों की प्रॉब्लम के साथ कर रही है। और वेयर एज इकोनॉमिक्स, फर्स्ट पॉइंट तो हमारा यही बन गया कि डील्स विद बोथ द प्रॉब्लम्स
जो हमारी बिजनेस इकोनॉमिक्स है उसमें हमने स्कोप में पढ़ा, हम दो तरीके की इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं, कौन कौन सी? मेजरली, मेजरली मैक्रो, माइक्रो। तो यहाँ पे हम कौन सी पढ़ेंगे? और यहाँ पे माइक्रो और मैक्रो दोनों। अभी मैंने बताया था, वंश आया था एक पॉइंट बताने के लिए, कौन सा पॉइंट बताने आया था वो? ये कौन सी होती है? पॉजिटिव प्लस नॉर्मेटिव। और ये कौन सी होती है सिर्फ? बिजनेस इकोनॉमिक्स कौन सी होती है सिर्फ? गुड। तुम्हें क्या लगता है, इकोनॉमिक्स का स्कोप वाइडर है या फिर बिजनेस इकोनॉमिक्स का स्कोप वाइडर है? बिजनेस इकोनॉमिक्स का स्कोप वाइडर है, इकोनॉमिक्स का वाइडर है। क्यों? क्योंकि वहां पे हम दोनों इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं। तुम ये भी तो देखो, बिजनेस इकोनॉमिक्स में तुम दोनों सिर्फ माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हो, लेकिन यहाँ पे तुम माइक्रो और मैक्रो दोनों पढ़ रहे हो, इसलिए यहाँ पे इसका वाइडर स्कोप है और इसका स्कोप नैरो है। जो हमारी इकोनॉमिक्स होती है ना, वो बेस्ड ऑन सर्टेन अजम्पशंस होती है। बेस्ड ऑन सर्टेन अजम्पशंस का मतलब क्या हुआ? कुछ प्रॉब्लम्स के ऊपर बेस्ड है, लेकिन यहाँ पे जब हम कुछ अजम्पशंस को लगाएंगे तो वो इनवैलिड भी निकलती है। क्यों? क्योंकि ये अप्लाइड है। समझ गए? दैट्स इट। लिख लिया सबने? पेज टर्न कर लेना आप सब, क्योंकि अभी यूनिट 2 से स्टार्ट हो रही है, इसी चैप्टर की यूनिट 2 है ये। अकाउंट्स के और मैथ्स के भी नोट्स बना रहे हो ना साथ में? पक्का? मैथ्स में ना मैं एक अपना पर्सनल एक्सपीरियंस से मैं बताती हूँ। जो भी फॉर्मूलाज दिखते रहे चैप्टर वाइज रेशियो के, अब स्टार्टिंग रेशियो प्रोपोर्शन के चैप्टर से हुई होगी, है ना? तो रेशियो प्रोपोर्शन में जितने फॉर्मूलाज दिखते रहे रेशियो के, प्रोपोर्शन के, उसके बाद तुम्हारा उसी में इंडिसेस भी आएगा उसी चैप्टर में, है ना? तो और लॉगरिथम्स भी आएगा। तो उसी के सारे फॉर्मूलेज एक पतली सी कॉपी ले लो, 5 रुपए वाली जो आती है छोटी वाली, देखिए ना जिसमें हम बचपन में करते थे, 5 रुपए वाली वो कॉपी ले लो, थोड़ी सी हल्की सी मोटी हो, जो मतलब मैक्स टू मैक्स 20 से 25 पन्ने वाली। उसमें हर एक एक लाइन छोड़ के वो फॉर्मुलेज लिखते चलते रहो चैप्टर वाइज। वो तुम्हें पेपर के टाइम पे बहुत हेल्प करेगी, बहुत ज्यादा हेल्प करेगी, पेपर के टाइम पे टाइम बचाएगी वो बहुत। और जब अब भी क्वेश्चंस करो तो बस उस कॉपी को सामने खोल के बैठो और क्वेश्चंस का पेज खोल के बैठो और क्वेश्चंस लपेटते चले जाओ बस। चले आगे, चले, हो गया सबका? चलो, चैप्टर 1 की यूनिट 1 में हमने क्या पढ़ा था?
स्कोप एंड डेफिनेशन, बेसिकली हमने डेफिनेशन पढ़ी थी। इस यूनिट में हम पढ़ेंगे बेसिक प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमी। तुम लोगों के अकॉर्डिंग बेसिक प्रॉब्लम क्या हो सकती है इकोनॉमी की? हम्म, बताओ। इतना थोड़ी सोचना होता है। क्या प्रॉब्लम हो सकती है? हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ी है, और वो हाँ, और हाँ। हम्म, और हम्म, एक मेजर प्रॉब्लम थी क्या? सबसे बड़ी? नहीं। गुड। हमारे पास रिसोर्सेज बहुत कम है। सबसे बड़ी मेजर प्रॉब्लम हमारे पास ये है कि हमारे पास रिसोर्सेज बहुत कम है। हम प्रॉब्लम्स को कब टैकल करेंगे? जब हमारे पास रिसोर्सेज होंगे। लेकिन जब हमारे पास रिसोर्सेज ही नहीं होंगे तो हम प्रॉब्लम को टैकल कैसे करेंगे, मुझे ये बताओ। तो हमारी इकोनॉमी की सेंट्रल प्रॉब्लम क्या हुई? स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज। अब वो एक, मुझे एक बात बताओ, अगर तुम्हारे पास बहुत सारे रिसोर्सेज हैं तब भी वो प्रॉब्लम है? नहीं है? क्या? अनलिमिटेड वांट्स है, लेकिन तुम्हारी अनलिमिटेड रिसोर्सेज भी तो हो गए, वो तो फिर सेटिस्फाई हो सकती है ना। वांट्स तो अनलिमिटेड, अनलिमिटेड और कितनी अनलिमिटेड करोगे? फिर वांट्स को कहाँ स्टोर करना है? रिसोर्सेज तो मैंने रिसोर्सेज क्या होते हैं, चलो पहले रिसोर्सेज बताओ। मनी रिसोर्स है, और रॉ मटेरियल रिसोर्स है। हमारा सन भी तो रिसोर्स है, सन को कहाँ स्टोर कर रहे हो तुम? वो है तो रिसोर्स ही। तो स्टोरेज प्रॉब्लम का तो देखो नहीं हो सकता। अब एक बात बताओ, मनी को तुम, अगर तुम पे अंधा पैसा बरस रहा है तो तुम स्टोर तो उसे कहीं ना कहीं करोगे ना, करोगे। मनी को तो स्टोर करोगे ही करोगे। तो रॉ मटेरियल को भी तो खरीदने के, मतलब स्टोर करने के लिए जगह अपने आप बन जाएगी। तो स्टोरेज को तो छोड़ दो, वो सेकेंडरी पॉइंट चला गया बिल्कुल। मुझे लेकिन बताओ, रिसोर्स को तुम कैसे टैकल कर सकते हो? रिसोर्सेज को मैं वन ऑन वन कन्वर्सेशन कर रही हूँ, एक नॉर्मल टॉपिक से हटके। अगर तुम्हारी स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज की प्रॉब्लम है तो तुम उसको कैसे टैकल कर सकते हो? क्या लिखवाया था? हम्म, मेन मेन क्या? हाँ, जहाँ उनकी सबसे ज्यादा जरूरत होती है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, अगर एक रिसोर्स का एक ही यूज है तो तब भी प्रॉब्लम है? वो हाँ, मतलब एक रिसोर्स है तुम पर और उसका सिर्फ एक ही यूज है। मैं इसे इधर कर लूं, मुझे कंफर्टेबल हो रहा है और कैमरे में भी नहीं आ रही। तुम इधर आ जाओ ना, या यशिका के बराबर में चले जाओ, वो भी बेटर है। इतने आगे से दिख कैसे रहा है, मुझे तो ये समझ में नहीं आ रही। मैं तो हमेशा सबसे पीछे, आकाश के भी पीछे बैठती थी क्लास में। हम चार जने थे, मैं, रोहन, प्रफुल्ल, कलश। हमारी चारों की सीट वो थी, मैं, प्रफुल्ल, रोहन, कलश। बिल्कुल फिक्स्ड सीट थी हमारी, कभी इधर से उधर टस मस नहीं होते थे हम। और उज्जवल था, उज्जवल की सीट ये वाली फिक्स थी। परफेक्ट, पांच जने थे हम, पांचों की सीटें फिक्स थी ऐसे। चलो बताओ, प्रॉब्लम होगी या नहीं होगी, पहले तो मुझे ये बताओ, क्यों होगी? एक ही जगह तो लगा रहे हैं, लेकिन ये भी तो देखो फिर हमारी प्रॉब्लम होगी ही क्यों? जितना चाहिए उतना ही लो फिर। अगर एक रिसोर्स के अनलिमिटेड यूजेस होते हैं तभी तो उस रिसोर्स की डिमांड ज्यादा बढ़ेगी, लेकिन अगर एक रिसोर्स का एक ही यूज है तो उसकी डिमांड क्यों बढ़ेगी? लोग उतना ही तो खरीदेंगे जितना उनको नीड होगी। बताओ, होगा या नहीं होगा? बताओ।
और अगर एक ही रिसोर्स के अनलिमिटेड यूजेस है तो भी लोग उसे कम ही खरीदेंगे, लोगों को लगेगा अनयूजफुल है। तो सीधी सीधी सी एक बात बताओ, रेस्टोरेंट जाते हो, कौन से रेस्टोरेंट जाते हो तो सबसे ज्यादा भीड़ होती है, जाते हो या नहीं जाते? लेकिन अगर किसी ढाबे पे तुम भीड़ देखोगे, वहां जाओगे? जो सस्ता रोड साइड ढाबा होगा वहां जाओगे? नहीं जाओगे ना। इसी को चीज को यहाँ लिंक कर लो इकोनॉमिक्स में। जो तुम्हारे रियल लाइफ के प्रैक्टिकल एग्जांपल्स है ना, उनको यहाँ पे डील करके देखा करो। जब मैं तुम्हें सोचने के लिए बोलती हूँ, तुम सीधा पहुंच जाया करो मार्केट में, तो रामनगर पहुंच के सोचा करो। और लड़कियों के लिए तो सबसे बेस्ट एग्जाम्पल होता है, कपड़ों की दुनिया में पहुंच जाओ या मेकअप की दुनिया में पहुंच जाओ। है शौक दोनों को? मुझे तो बहुत शौक है मेकअप का, मैं तो सीधा मेकअप की मार्केट में पहुंच जाती हूँ। और अगर कोई मुझे महंगी चीज सोचने को बोलता है मेरी औकात से बाहर, तो मैं डायसन सोच लेती हूँ, सबसे परफेक्ट एग्जाम्पल सोचने के लिए, क्योंकि पता है ना अभी खरीद ही नहीं सकती, इसीलिए। चलो टॉपिक से भटक गए हम। तो बताओ, अगर हम पे एक रिसोर्स है और उसका एक ही यूज है, तो क्या उसकी डिमांड बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी? अब भी कंफ्यूजिंग में है तो। और अगर एक रिसोर्स के अनलिमिटेड यूजेस है तो भी प्रॉब्लम होगी या नहीं होगी? नहीं होगी। तो हमारी जो बेसिक प्रॉब्लम है वो क्या है? स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज। क्यों? क्योंकि हम पे जो रिसोर्सेज है वो रिसोर्सेज ऐसे ज्यादा है जिनके हम पे यूजेस थोड़े थोड़े कम कम है, लेकिन है। ठीक है, अगर तुम आज की डेट में मनी को देखो तो मनी का वास्ट यूज है, लेकिन फिर भी उसकी डिमांड सबसे ज्यादा है। आज की डेट में पैसे के बिना कुछ नहीं होगा, पत्ता भी नहीं हिलेगा। ठीक है, अगर तुम देसी भाषा में सुनो तो पत्ता भी नहीं हिलेगा पैसे के बिना। अब तुम ये बताओ कि अगर तुम इसी प्रॉब्लम को लिंक करो व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, व्हेन टू प्रोड्यूस के साथ, तो तुम्हारी क्या क्या कैसे कैसे डील कर सकते हो? क्या प्रोड्यूस करना है, कैसे सोचोगे ये चीज? तुम सोचो, तुम सोचो, अच्छा तुम सब सोचो, और सब सब एक चीज सोचो। आग बंद करो, करो आग बंद करो, सब करो। अब ये सोचो कि तुम्हें एक बिजनेस खोलना है, ठीक है? किस चीज का बिजनेस खोलोगे? होलसेल का? तो किस चीज का, चीज सोचो ना, किस चीज का बिजनेस खोलोगे? मार्केट में तुम्हें क्या लगता है कि किस चीज की डिमांड सबसे ज्यादा है? स्किन केयर, देखो एक आंसर आया। और किस चीज की डिमांड सबसे ज्यादा है? बोलो, नेगेटिव आंसर भी चलेंगे, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। फास्ट फूड की भी, और मोमोज की डिमांड है, और कपड़ों की। कुछ नया सोचो, एंटरप्रेन्योर के दिमाग से सोचो। पिन्नी, पिन्नी तो बैन कर रही है गवर्नमेंट, तुम्हें पिन्नी प्रोड्यूस करनी है। लेकिन बैन तो कर रही है ना, बैन तो कर रही है ना गवर्नमेंट, अभी छापे पड़े थे पिछले हफ्ते। अब फिर भी नहीं आ रहे आंसर। चलो तो लिखना ही शुरू करो तुम। हमारी इकोनॉमी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? बड़ा बड़ा लिखना, थोड़ा बड़ा, ऐसा भी नहीं कि पूरा पेज ही भर दो। ये हमारी इकोनॉमी की सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम है। और ये क्यों है? क्यों है बताओ? हाँ, पर खोल सकते हो धंधा, धीरे धीरे कम हो जाएगी, लेकिन अब सब कम हो जाएगी। स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज की प्रॉब्लम क्यों है, कोई बताएगा? वांट्स अनलिमिटेड है, वांट्स अनलिमिटेड है, बेसिक रीजन क्या है? देखो, अगर अब जो मैंने बोला मैं उसको यहाँ पे लिख रही हूँ, जो मैं तुमसे पूछ रही थी, एक रिसोर्स है
और उसका एक ही यूज है, प्रॉब्लम है? नहीं है। समझ गए? क्यों? क्योंकि लोग उसकी डिमांड उतनी की उतनी रहेगी, लोग ज्यादा नहीं फोकस करेंगे उस पे। वहीं की वहीं अगर एक रिसोर्स है और उसके अनलिमिटेड यूजेस हैं, तो भी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है। ऐसा कैसे लिखते हैं? ऐसा, हिंदी तुम खुद लिख लेना, ठीक है? जो भी है, मेरे को नहीं आती, ठीक है? ऐसा एक्चुअल में ऐसा नहीं होता। यार ठीक है, मैं इंग्लिश में ही लिख देती हूँ ना। ये लो। मैं अपने नोट्स में भी इसलिए ऐसे ही लिखती हूँ, क्योंकि अगर मेरा पता है, मैं नोट्स पढ़वाने में अपने इतना एम्बेरस फील करती हूँ ना, क्योंकि अगर कोई मेरी हिंदी पढ़ लेता है ना, मुझ मैं शर्म में डूब जाती हूँ। चलो चले आगे। लिखा नहीं है? हाँ, 10th तक आईसीएसई, 12th तक सीबीएसई। हाँ, विद मैथ्स। हाँ। क्यों? मैंने कब बताया? मैंने कब बताया? अच्छा, मैंने वहां बताया था। समझ गई मैं वही सोच रही थी, मेरे पास ना आदर्श का नंबर सेव आ रहा था, मैं वही सोच रही थी कैसे आ रहा है ये, कैसे आ रहा है ये। अब समझ में आया, तग्गा क्यों उससे आ रहा था सेव। चले चले आगे। ये अब तुम्हें तो नहीं डिस्टर्ब कर रहा? पोडियम दिख रहा है, पूरा दिख रहा है ना? इसी को छोटा कर देती हूँ ना मैं। दिख रहा है ना? चलो, जो हमारी सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स है ना, वो हमारी 4 पार्ट्स में डिवाइड हो रही है। पहला है व्हाट टू प्रोड्यूस, दूसरा है हाउ टू प्रोड्यूस, तीसरा है फॉर whom टू प्रोड्यूस। लिख रहे हो साथ साथ? और लास्ट है हम पे what provisions should be made for future। इससे क्या पता चलता है? सब कॉमर्स के बच्चे हो, इससे क्या पता चलता है? और फ्यूचर से यहाँ पे मतलब आता है, इसे छोटा करना है। फ्यूचर से यहाँ पे मतलब आता है इकोनॉमिक ग्रोथ का। लिख लिया? व्हाट टू प्रोड्यूस का मतलब क्या हुआ? क्या बनाना है, क्या बनाना है और कितना बनाना है, ये भी इसी की ही प्रॉब्लम होगी। क्या बनाना है और, ये मैं ऊपर लिख रही हूँ, तुम नीचे की तरफ एरो डाल डाल के लिखना, ठीक है? मुझे आकर्ष से और दिशा से आंसर नहीं मिला था कि उन्हें क्या बनाना है। मैंने बोला था ना बिजनेस शुरू करना है, तो मुझे तुम दोनों से आंसर नहीं मिला था कि तुम लोग क्या बनाओगे अगर तुम बिजनेस शुरू करोगे तो। पेन।
टेंस, गुड। क्या बनाना है और कितना बनाना है, ये पूरी प्रॉब्लम हमारी व्हाट टू प्रोड्यूस के ऊपर आती है। देखो हमारे पास सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है हम किधर रहते हैं, ठीक है, हम किधर रह रहे हैं, वहाँ के लोग कैसे हैं, वहाँ के लोग पैसा खर्चा खर्चा करना चाहते हैं या नहीं चाहते हैं। वो सारी प्रॉब्लम्स को दिमाग में रखते हुए ही हम ये चीज सोचेंगे कि हमें क्या बनाना है और हमें कितनी क्वांटिटी में बनाना है। अब ऐसा भी होता है कि हमने सोच तो लिया हमें क्या बनाना है, ठीक है, और फॉर एग्जाम्पल तुमने किसी गांव देहात में तुमने ज़ारा की दुकान खोल के रख दी, कोई जाएगा वहां पे खरीदेगा, कोई दुकान, कोई कुछ भी नहीं खरीदेगा। अब तुम वृंदावन साइड जाओगे, आज के डेट में अगर तुम मथुरा में जाओगे ना, तो मथुरा में भी ज़ारा के स्टोर्स खुले हुए हैं, देखे किसी ने? ज़ारा, जूडियो सब खुल गया है मथुरा में। लेकिन फिर भी क्या वहां पे उतनी पॉपुलेशन जाएगी जितनी दिल्ली और गाजियाबाद में जाती है? नहीं जाएगी। तो वो एक मार्केटिंग मॉडल होता है। वही हमारा आता है व्हाट टू प्रोड्यूस और कितना प्रोड्यूस करना है, ठीक है, कि हमें क्या प्रोड्यूस करना है, किस एरिया में करना है और कितना करना है। ऐसा भी ना हो कि हमने फॉर एग्जांपल तुमने बोला फास्ट फूड की दुकान खोलनी है, अगर तुम कोई भी स्ट्रीट फूड बनाते हो ना, तो तुम्हारा सबसे बड़ा मेजर पॉइंट होता है कि तुम्हारा फूड वेस्ट नहीं होना चाहिए और तुम्हारा फूड टाइमली प्रिपेयर्ड होना चाहिए। सबसे बड़ा मेजर पॉइंट होता है वेस्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि तुम्हें हर दिन खाना बनाना है। हाँ, लोकेशन भी सही होनी चाहिए। ऐसा नहीं तुमने नाले पे खोल के बैठ गए, कोई भी नहीं आएगा खाना खाने। क्यों? क्योंकि आज के डेट में हर कोई हाइजीनिक हो रहा है। अगर कोई तुम छोटे से छोटा, मैं कहती हूँ अगर तुम किसी लो क्लास बंदे को भी देखोगे ना, तो वो आजकल की बीमारियों को देख के बहुत ज्यादा हाइजीनिक हो रहा है, बहुत ज्यादा। और ये एक्चुअल में पॉइंट है, आजकल की बीमारियों को देख के सबको हाइजीनिक होना भी चाहिए, क्योंकि जितनी बीमारियां बढ़ रही हैं और जितना स्पेसिफिकली फॉर द गर्ल्स, कि जितनी ज्यादा बीमारियां लड़कियों को हो रही है, पीसीओडी, पीसीओएस, मतलब बहुत सारी चीजें लड़कियों को भी कैप्चर कर, और लड़कों को भी बहुत चीजें ऐसी हो रही हैं जो जिन्हें हम इमेजिन भी नहीं कर सकते, और वो स्टिल बीमारियां अगर हो रही है वो फ्यूचर में जाके इफेक्ट कर रही हैं, हेल्थ को बहुत ज्यादा इफेक्ट कर रही हैं। तो उन चीजों के ऊपर ध्यान देना चाहिए। तो वही सब चीजें हमारी डिपेंड करेगी, वो पूरा मार्केटिंग मॉडल हमारा कहाँ पर जाएगा, व्हाट टू प्रोड्यूस में आएगा, ठीक है। फिर आता है हाउ टू प्रोड्यूस। हाउ टू प्रोड्यूस में क्या आएगा, तुम लोगों के अकॉर्डिंग कैसे बनाना चाहिए, कैसे में कैसे बनाना चाहिए, तुम लोगों के अकॉर्डिंग कैसे बनाना चाहिए? हाँ, एफिशिएंटली या लेबर यूज करके, और दोनों बताओ। जितनी डिमांड हो उतना, और नई टेक्नोलॉजी यूज करके, और एग्जाम्पल देते रहो तभी मजा आएगा पढ़ने में आगे। इसको यहाँ से छोटा करूँ अब तुम लोग बताओ, या नेक्स्ट पेज पे कंटिन्यू करूँ? छोटा करूँ? छोटा। ये सिलेक्ट नहीं होगा, या तो ये पिंक एरो मुझे रेस करना पड़ेगा। अब आ जाएगा। ओ शिट, थैंक गॉड। अब आ जाएगा ना? क्या हुआ, कुछ रेस तो नहीं हुआ ना? अब भी आ रहा है, ये आ रहा है ना? पूरी स्क्रीन छोटी करूंगी तो ये और छोटा हो जाएगा। ये हुआ था। ये बड़ा क्यों नहीं हो रहा? चलो, हो जाएगा।
चलो, जो हमारा हाउ टू प्रोड्यूस आता है उसमें हमारी दो तरीके की टेक्निक आती है। एक आती है लेबर इंटेंसिव। लेबर इंटेंसिव मतलब लेबर से काम करवाना, लेबर पे मजदूरी करवाना, दिहाड़ी देना उन्हें। और दूसरी आती है हमारी मशीन इंटेंसिव। मशीन इंटेंसिव यानी पूरा वर्क मशीन से करना। इसका मुझे एक बेस्ट एग्जांपल दे दो। दोनों का, जहां पे दोनों लिंक हो सकते हो। हम्म, मशीन से भी बन सकती है, हाथ से भी बन सकती है। इसका मैं एक बेस्ट एग्जांपल और देती हूँ। धागा बनता है, वो हाथ से भी बनता है, वो मशीन से भी बनता है। हाथ से बनता है तो लेबर को पैसा देना पड़ता है, और मशीन से बनता है तो मशीन में पैसा जाता है। अब इसके ऊपर भी डिपेंड क्या करता है, हमारा सबसे मेजर पॉइंट हमारा आता है, वो आता है कॉस्ट। तो आएगी आएगी, कॉस्ट के लिए भी तो रिसोर्सेज चाहिए। किसके ऊपर बात कर रहे हैं? अगर हम पे रिसोर्सेज हैं तो ही तो हम ले पाएंगे मशीन इंटेंसिव और लेबर इंटेंसिव। हम तभी तो चूज कर पाएंगे ना अपनी टेक्निक्स को। अब एक बात बताओ, अगर तुम पे कॉस्ट कम है तो तुम कौन सी लोगे? लेबर। और तुम पे अगर मशीन कॉस्ट ज्यादा है तो कौन सी लोगे? मशीन। अब ये भी हो सकता है कि लेबर कभी कभार तुम्हें महंगी पड़ रही हो, और कभी कभार ये भी हो सकता है कि तुम्हें मशीन सस्ती पड़ रही हो, लेकिन लेबर उसी उसी कॉस्ट के लिए तुम्हें लेबर महंगी पड़ रही है, उसी सेम काम के लिए लेबर महंगी पड़ रही हो। तो तुम किस पे स्विच कर जाओगे उस काम के लिए? मशीन पे स्विच कर जाओगे। तो ये पूरा तुम्हारा होता है हाउ टू प्रोड्यूस के लिए। हाउ टू प्रोड्यूस के लिए सिर्फ हमारी ये दो ही टेक्निक्स होती है, इन दो टेक्निक्स के बाहर और कुछ भी नहीं होता। फिर आता है फॉर होम टू प्रोड्यूस। फॉर होम टू प्रोड्यूस में तुम ये देखोगे कि तुम्हें कौन से टारगेट कंज्यूमर्स को रखना है। फॉर एग्जाम्पल, तुमने बोला था कि तुम्हें स्किन केयर बनाना है, तो स्किन केयर किसके लिए बनाओगे? लड़कियों के लिए। लड़कों का भी तो बनता है, करते नहीं हो? वेरी गुड, करना चाहिए, करना चाहिए, मजाक से हट के करना चाहिए। यूवी रेस खराब कर देंगे स्किन को। लड़कियां करती हैं? बोलो नहीं करती। हाँ, मेरा भी बहुत करता है। अभी पूरी किट भी मंगाई थी लेकिन ऐसी पड़ी है। ठीक है, चलो। जो जो हमारा ये स्किन केयर वाला टॉपिक था, अगर हम बनाएंगे तो हम किसके लिए बनाएंगे? टारगेट कंज्यूमर हमारी कौन सी रहेगी? ऑनलाइन रहेगी, ऑफलाइन रहेगी? ऑनलाइन रहेगी। और अगर ऑफलाइन रहेगी तो कहाँ के लिए रहेगी? एरिया। बिजनेस तो हर जगह हो सकता है, जहाँ पे लड़कियां खरीद सकती हैं, जैसे कॉलेज के आसपास का एरिया, ठीक है, हॉस्टल्स के आसपास का एरिया, या फिर हम ये कह सकते हैं जहाँ पे बहुत सारे ऑफिसेस हो, यहाँ पे जहाँ पे बहुत सारा कॉर्पोरेट का सेक्टर हो, जहाँ पे बहुत ज्यादा लड़कियां जा रही हैं और जो अर्निंग है। देखो, अगर कोई हाउस वाइफ है ना, वो नहीं खरीदेगी, वो कभी भी इन्वेस्ट नहीं करेगी। और बनिया तो कभी इन्वेस्ट नहीं करेगी, कभी भी। मैं गारंटी लिख के दे सकती हूँ। ठीक है, जो बंदी कमा रही है ना, वो फिर भी एक बार को अपने पैसे खर्च कर देगी इन चीजों के ऊपर, लेकिन जो हाउस वाइफ है वो कभी इन चीजों के ऊपर अपने पैसे खर्च नहीं करती, अनटिल अनलेस उसका हस्बैंड बहुत ज्यादा कमा रहा हो। ठीक है, ये एक प्रैक्टिकल अप्रोच है ये, और ये डेली लाइफ में होता है ये। ठीक है, तो तुम्हारे टारगेट कंज्यूमर्स कौन रहेंगे? वो होता है तुम्हारा फॉर होम टू प्रोड्यूस। और ये होता है व्हाट प्रोविजन शुड बी मेड फॉर, ये होती है तुम्हारी गुल्लक। अपने प्रॉफिट का कुछ टुकड़ा बचा के ऐसा रखो, प्रिजर्व करके रखो, ताकि वो तुम्हारी फ्यूचर प्रोडक्शन में काम आए। इस टॉपिक को लिख लो, ताकि वो तुम्हारी फ्यूचर प्रोडक्शन में काम करे। ठीक है, ऐसा ना हो कि तुम्हारा सारा पैसा यहीं खर्च हो जाए, तुम्हारा सारा जो तुमने करंट प्रॉफिट्स कमाए वो सारे यहीं के यहीं खर्च हो जाए। अच्छा, तुमने अकाउंट्स में भी ये चीज पढ़ी होगी, 11th 12th में भी तुम कहीं ना कहीं प्रोविजन बनाते थे, जनरल रिजर्व, या फिर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। ठीक है, और कौन सी प्रोविजन बनती थी? वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, आईएफआर। ठीक है, वो सब क्यों बनाते थे? ताकि हमारे जो फ्यूचर में आने वाले लॉसेज हैं वो कहीं ना कहीं हम आज ही सिक्योर कर दें। ठीक है, तो उन्हीं को बोलते हैं रिजर्व बनाना, ताकि हम अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए हमारे एक रिजर्व बना दे, प्रोविजन बना दे, ताकि जो हमारी ग्रोथ है वो उस टाइम पे अच्छी हो सके। फॉर एग्जाम्पल, मुझे लग रहा है कि इन्फ्लेशन रेट बढ़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल, सबसे बेस्ट एग्जाम्पल गोल्ड। गोल्ड का रेट बढ़ रहा है, 95 क्रॉस हो गया है शायद अब, है ना? लास्ट वीक 95 था, लास्ट वीक 95 पहुंच गया था।
हाँ मैं बता रही हूँ, लास्ट वीक 95 पहुंचा था। 95 चेक करो, चलो फोन निकाल के। एक ही जना कर रहा है, वेरी गुड। 93.6 देखा, मैं कह रही हूँ 95 क्रॉस किया था लास्ट लास्ट वीक ही, मैं चेक कर रही हूँ ना वीक टू वीक। और अभी ये और बढ़ेगा, और ज्यादा बढ़ेगा नेक्स्ट ईयर तक, ये और ज्यादा बढ़ेगा। तो सबसे बेस्ट एग्जांपल होता है इसमें गोल्ड का। अगर तुम्हें फॉर एग्जांपल गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करनी है, तो जो अभी लास्ट मंथ था तो 85 अराउंड रिवॉल्व कर रहा था, तो जब खरीद के रख लो, जैसे 1 लाख क्रॉस हो बेच दो। तो उसको बोलते हैं प्रोविजन बना के रखना, यानी कि तुम्हारे पास फ्यूचर में मतलब तुमने पास्ट में कोई ना कोई प्रोविजन ऐसे बनाए थे कि तुम्हारे पास 85,000 रुपीज सिक्योर थे कि तुमने गोल्ड खरीदा, और तुमने वो इन्वेस्टमेंट के तौर पे खरीद लिया कि जब वो बढ़ेगा तो तुम उसको बेच दोगे। सेम गोज फॉर प्रॉपर्टी, अगर तुम पे ज्यादा इन्वेस्टमेंट है तो तुम प्रॉपर्टी में भी वो सेम इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। ठीक है, चलो आगे बढ़े। लिख लिया सबने ये सब? अभी बढ़ेगा, 2025 चल रहा है ना, 27 में जाके कम होगा। बता रही हूँ मैं। नहीं, नॉट ट्रेडिंग, थोड़ी सी तो नॉलेज है ना। पता चल जाती है, नॉलेज रखनी पड़ती है। मुझे, मैं अपना अगर सही पॉइंट ऑफ व्यू बताऊं तो मैं इन सब चीजों पे पापा, ताऊ जी, भाई, इन सबके साथ बैठ के बहुत डिस्कस करती हूँ। और ताऊ जी और भाई जो है मेरे, वो बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग करते हैं, तो उनसे मुझे इन चीजों के बारे में आइडिया लगता रहता है, शेयर्स के बारे में भी, गोल्ड के बारे में भी। तो गोल्ड का तो खैर यूट्यूब पे भी पता चल जाता है, लोग प्रिडिक्ट कर देते हैं। और ये चीज प्रिडिक्टेड थी कि फॉरेन करेंसी कम करने के लिए, जब अगर मोदी जी अगर जीतेंगे, मतलब जो मोदी जी ने इलेक्शन जीता है अब की बार वाला, 2024 में जो हुआ था, वो इलेक्शन जीतने के बाद फॉरेन करेंसी इंडिया में कम करने के लिए, यानी कि डॉलर का प्राइस कम करने के लिए और हमारे रुपीस की वैल्यू बढ़ाने के लिए, वो गोल्ड का प्राइस बढ़ाएंगे ताकि हमारे रुपीस की वैल्यू बढ़ सके, क्योंकि डॉलर आज की डेट में हमें खरीदना पड़ता है। राइट, तो वो ये चाहते हैं, मोदी जी ये चाहते हैं कि लोगों को रुपीस खरीदना पड़े, यूएस के लोगों को रुपीस खरीदना पड़े और हमें डॉलर खरीदना ना पड़े। तो वो ये चाहते हैं, इस वजह से वो गोल्ड का प्राइस अभी बढ़ा रहे हैं, ताकि चीजें मतलब इन्फ्लेशन का रेट बैलेंस हो सके। और ये सब चीजें करने के लिए इतनी नॉलेज मुझे भी नहीं है, बट मुझे इतना पता है, इसके बारे में नॉलेज है, ये चीज है। तो ये प्रिडिक्टेड है कि अभी नेक्स्ट ईयर तक और बढ़ेगा, 1,25,000 कुछ भी क्रॉस करेगा अभी। तो जिनकी नेक्स्ट ईयर शादी है वो भी सिक्योर कर ले। सीरियसली, मजाक से हट के। हाँ हाँ, तुम्हारी शादी में अभी थोड़ी हो रही है, अभी तो है 5-6 साल, अभी तो मेरी में ही 5-6 साल है। और क्या, मैं क्यों बताऊं? लड़कियां, लड़कियों से कभी उनकी एज नहीं पूछते, लड़कियों से उनकी एज नहीं पूछते। चलो आगे चलते हैं। हाँ गुड, चलो आगे चले। हमने गुड, रिकॉर्डिंग में तुम मुझसे सब बातें बुलवाते हो। ये इकोनॉमिक्स नहीं है, लेकिन ये गोल्ड वाली चर्चा तो हो गई। चलो चले आगे चले। हमारी इकोनॉमी जो होती है वो 3 तरीके की होती है। कौन कौन सी, कुछ आइडिया है? पढ़ी हुई है इंडियन इकोनॉमी तो सबने पढ़ी है। बस आईसीएसई बोर्ड में इंडियन इकोनॉमी नहीं पढ़ाते? शिट, सीबीएसई में तो पढ़ी होगी। अरे यार, फिर क्या मजा आएगा ये पढ़ने में? 11th में भी नहीं पढ़ी तुमने इंडियन इकोनॉमी? स्टैट्स पढ़ी है? वो तो फ्री के स्कोरिंग मार्क्स होते हैं यार। यार एक बार कोई जाके बोतल भर लो प्लीज, पानी नहीं है बाहर। भैया से बोल दो ना, बोतल तो कोई जाके ही भर लाओ, तुम में से कोई। मतलब टूट रही है तो? नहीं यार, अभी तो भरी थी वो, जब हमारा तग्गा चल रहा था उस टाइम पे तो भरी थी। फेब्रवरी, हाँ, फेब्रवरी की बात हो गई। अच्छा, जो हमारी इकोनॉमी होती है वो 3 तरीके की होती है, सीबीएसई वाले ही बता दो। हाँ,
हाँ कैपिटलिस्ट, गुड। 3 तरीके की इकोनॉमी होती है, कैपिटलिस्ट। अच्छा कुछ आइडिया भी नहीं है इसके बारे में आईसीएससी वालों को, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी क्या होती है, सोशलिस्ट इकोनॉमी? उन्हें बता, उनसे पूछने को बोला है मैंने। कुछ आइडिया भी नहीं है, कैपिटलिस्ट क्या होती है, सोशलिस्ट क्या होती है, कुछ भी आइडिया नहीं है। कैपिटलिस्ट से मीनिंग क्या निकलता है ये पता है क्या? वो तो उन्होंने बताई दी, खैर चलो बताते हैं, थोड़ा डीपली स्टडी करेंगे फिर इस टॉपिक को। हाँ ये यूनिट 2 चल रही है अब हमारी। नहीं ये कैपिटलिस्ट इकोनॉमी से नए पेज पे करना है, सिर्फ मैं समझा रही हूँ यहाँ पे, नहीं ये मत बनाओ। हमारी 3 तरीके की इकोनॉमी होती है, पहली होती है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी जो हमारी होती है, अगर फॉर एग्जांपल ये हमारी इकोनॉमी है, ठीक है, तो ये पूरी की पूरी प्राइवेट है। प्राइवेट क्या हो गया बताओ, प्राइवेट का मतलब क्या हुआ? प्राइवेट सेक्टर वो करेगा, क्या करेगा? गवर्नमेंट का रोल ही नहीं है, यानी कि गवर्नमेंट कहीं नहीं आ रही, गवर्नमेंट का कोई रोल, ना गवर्नमेंट प्राइस सेट कर रही है, ना गवर्नमेंट कोई सब्सिडी ला रही है, ना गवर्नमेंट टैक्स लगा रही है, गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही। गवर्नमेंट चुपचाप बैठ के साइड में बैठी है बस, और देख रही है कि क्या हो रहा है। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा यूट्यूब चल रहा है, बट स्टिल मैं भी पराग गुप्ता सर से पढ़ी हुई हूँ। ठीक है, मैं एक एग्जाम्पल उनका लूंगी यहाँ पे। पराग गुप्ता सर एक बहुत बड़े एग्जाम्पल देते हैं। ये एक आदमी है, ठीक है, और ये एक आदमी यहाँ पे मरा हुआ है, और यहाँ पे एक 100 रुपए का नोट पड़ा है। अगर तुम्हारी कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की अप्रोच है तो तुम्हें यहाँ जाना है, मरते को मरता छोड़ दो, तुम्हें पैसा दे। समझ गए? समझ गए? यानी कि यहाँ पे तुम्हारा क्या चल रहा है, प्रॉफिट मोटिव। समझ में आ गई बात? क्लियर हो गई? फिर आती है हमारी दूसरी इकोनॉमी, सोशलिस्ट। सोशलिस्ट नाम से ही पता चल रही होगी क्या, वेलफेयर। यानी कि इस इकोनॉमी में तुम कहाँ जाओगे, मरते हुए आदमी के पास। यहाँ पे तुम प्रॉफिट देखने नहीं जाओ, यहाँ पे तुम क्या करोगे, वेलफेयर। और यहाँ पे रोल किसका रहेगा, गवर्नमेंट का। पब्लिक क्या, पब्लिक तो हम ही हो गए। गवर्नमेंट उठाने आएगी उसको, सही बात है। फिर आती है हमारी क्लास तरीके की इकोनॉमी, मिक्स्ड इकोनॉमी। मिक्स्ड इकोनॉमी यानी कि इन दोनों का मिक्सचर। इन दोनों का मिक्सचर का मतलब होता है इन दोनों के डीमेरिट्स को खत्म करना और पॉजिटिव्स को हाईलाइट करके पॉजिटिव्स को आगे लेके जाना, वो होती है हमारी मिक्स्ड इकोनॉमी। समझ में आ गई बात? हमारी कैपिटलिस्ट इकोनॉमी कौन सी हुई, प्राइवेट। सोशलिस्ट इकोनॉमी गवर्नमेंट, गवर्नमेंट पब्लिक, फिर वही हम उठा के लेके जाएंगे, गवर्नमेंट उठा के लेके जाए। हाँ, और फिर इकोनॉमी यानी मिक्स्ड। अगर पब्लिक बोल रहे तो साथ में सेक्टर बोलो, ठीक है, तभी गवर्नमेंट हाईलाइट होगा। अरे यार, मिक्स्ड का मतलब हो गया कि दोनों इकोनॉमी को प्लस, अभी हम इकोनॉमी को डिटेल में पढ़ेंगे ना, तब तुम्हें समझ में आएगा कि क्या हो रहा है। हाँ तो चले आगे चले, चलो अब कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के बारे में हम डिटेल में पढ़ना शुरू करते हैं। हेडिंग डाल लो। हाँ अच्छा, संडे को ऑफ है? अगर मैं इकोनॉमी की रख दूं क्लास, प्लीज 1 घंटे की बस। जिस टाइम बोलो, 9 बजे रख लो, 8 बजे रख लो, 7 बजे रख लो। मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, मेरे को तुम जितनी जल्दी सुबह बुला लोगे ना, मेरा प्रॉफिट है, क्योंकि मैं यहाँ से निकल जाऊंगी लाइब्रेरी और मैं अपना पूरे दिन पढ़ सकती हूँ। हाँ इसीलिए इकोनॉमिक्स पढ़ाऊंगी। अभी तो सेकंड चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा ना, क्योंकि आज ये चैप्टर कंप्लीट नहीं होगा, डेफिनेटली आज नहीं होगा। कल क्या है, फ्राइडे, परसों सैटरडे है, कल छोटी क्लास है। कल ये चैप्टर वाइंड अप हो जाएगा, डेफिनेटली हो जाएगा, क्योंकि इस टॉपिक में सिर्फ 3 टॉपिक बचे हमारे। मुझे कोई दिक्कत नहीं है, दोनों लड़कियों से पूछो।
नहीं देखो मना आ गई, मेजोरिटी विंस नहीं, देखो सब, मेजोरिटी नहीं, सबको सब कंफर्टेबल होने चाहिए क्योंकि अभी स्टार्टिंग का बैच है, इसलिए अभी सब कंफर्टेबल होने चाहिए, सब कंफर्टेबल होने चाहिए, सब कंफर्टेबल होने चाहिए। नहीं नहीं नहीं, सब कंफर्टेबल होने चाहिए, ऐसा थोड़ी है। नहीं, चलो अभी हम इसके इसके ऊपर डिस्कशन करते हैं क्लास के बाद, क्योंकि इसके पीछे मेरे पास एक रीजन है। मैं वो रीजन पहले भैया के सामने डिस्कस करूंगी, फिर तुम लोगों से आंसर्स लूंगी, ठीक है? जैसे मैं मंडे वेडनेसडे फ्राइडे की रखवाई है, तुम इसके लिए भी हाँ कर दोगे, देख लेना, क्योंकि मुझे पता है ना कि रीजन सुन के तुम लोग भी मना नहीं करोगे। बताऊंगी, वो जब भी बताऊंगी। समोसे खिलाने का रीजन कोई हो सकता है। कोई नहीं, मैं उठाओ, रहने दो, नीचे ही रख दो उसे, वैसे भी उसमें खत्म हो गया पानी, वो गिरे ही जा रही है। अभी बात हो रही थी हाइजीनिक एंड हाइजीनिक की, अब तुम्हें बाहर का खाना है। समोसा हाइजीनिक होता है? कितना ऑयल होता है उसमें। मैंने क्या बोला, हाइजीनिक और अनहाइजीनिक बनना हमारे हाथ में होता है, दुनिया के हाथ में नहीं होता। तो चाउमीन किसने बोला खाने को? हे भगवान। चलो, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी जो होती है उसका मेन मोटिव क्या है, अभी मैंने बताया। जितनी ये मेहनत नोट्स के पीछे इसमें कर रहे हो ना इकोनॉमिक्स में, उतनी लॉ में भी करना। वो कहेंगे क्योंकि उन्होंने खुद भी वैसे ही पढ़ी है ना, ओरली, लेकिन लिख लिख के करोगे तो याद होगी। और ये सही बात है, मैं सही बता रही हूँ, मजाक से हटके। लिख लिख के जितनी, खुद से लिख लिख के जितनी करोगे ना, कि याद करो, एक दूसरे को सुनाओ, एक दूसरे से क्वेश्चंस पूछो, एक दूसरे से लिखवाओ, वो सब चीजें करो, एक दूसरे से लिखवाओ। मेरा लिख देगा। वेरी गुड। इसको बोलते हैं फ्री मार्केट इकोनॉमी। क्या बोलते हैं? जोर से बोलो सारे। और इसी का एक और नाम है, बिजनेस स्टडीज, तो सबने पढ़ी है या वो भी नहीं पढ़ी? तो उसे भी कॉमर्स बोलते हैं। वाह, ये नाम सुना है? नाम सुना है? क्या होता था ये, क्या होता था ये? होता ही क्या थी ये, कौन से पार्ट में पढ़ा था, कौन सी पॉलिसी थी, कौन से, क्या हुआ? हाँ, अभी ये भी गिरता। हाँ बताओ, कौन से उसमें पढ़ा था हमने ये? साइंटिफिक अप्रोच, बिजनेस में कौन सी साइंटिफिक अप्रोच पढ़ ली?
हाँ हमने बताई थी लगी फायर, हाँ, उसमें क्या? एक लगी फायर थी, एक दो होती। अरे यार, लीडरशिप का पार्ट था। कौन सी लीडरशिप होती थी? इसमें लीडर साइड हो जाता था। याद आ रही है? कॉमर्स में थी? नहीं आ रही याद? नहीं पढ़ी है? पढ़ी नहीं है? हाँ, मैं बता देती हूँ। हमारी 3 तरीके की लीडरशिप होती थी, ऑटोक्रेटिव, डेमोक्रेटिव और लेजिस फायर। ठीक है, तो जो ये वाली लीडरशिप होती थी वो ये होती थी कि यहाँ पे सारे वर्कर्स हैं, ठीक है, ये सारे वर्कर्स हैं यहाँ पे, और लीडर ये साइड खड़ा है, ये आपस में डिस्कशन कर रहे हैं, और बस जो एंड में डिसीजन निकल रहा है वो इसको बता रहे हैं। इससे क्या होता था कि सारे जो मतलब जो लेबर थे वो अच्छे से डिसीजन ले पाते थे। उनको लगता था कि अच्छा हाँ, हम हमारे ऊपर भी थोड़ा सा एफर्ट आ रहा है, हम भी अच्छे से काम करेंगे, उससे उनका एफर्ट अच्छे से निकलते थे, एफिशिएंटली काम हो जाता था, इफेक्टिवली काम हो जाता था, ये सब चीजें होती थी। तो इसका हमारे टॉपिक से कोई रेलेवेंस नहीं है, बट स्टिल एक नाम के लिए मैंने बता दिया, ठीक है। चलो आगे पढ़ते हैं। हाँ, क्या क्या लिखवा है? ये इसका नाम है, फ्री इकोनॉमी बोला है ना, इससे इसका नाम है लेजिस फायर इकोनॉमी, लेजिस फेयर इकोनॉमी, फायर भी फेयर इकोनॉमी। ठीक है, आगे चले। चलो बस, इसमें ऑल द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, किसका? ये इसका नाम है, फ्री इकोनॉमी इन द सेंस यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक ओनर है, बाकी सब फ्री है। ठीक है, यानी एवरीथिंग इज फ्रीडम ऑफ चॉइस। जब भी हम आगे पढ़ेंगे तब तुम्हें समझ में आएगा, फ्रीडम ऑफ चॉइस है, फ्रीडम फ्रीडम ऑफ राइट, हर चीज फ्री है। इस वजह से इसका नाम है, बस एक नाम है कि नाम की तरह याद कर लो, जैसे हमने मैनेजरियल इकोनॉमिक्स, अप्लाइड इकोनॉमिक्स याद करा, वैसे इसका एक नाम है बस। ठीक है, चलो, तो इसमें ऑल द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन आर ओन्ड एंड कंट्रोल्ड बाय अ सिंगल ओनर, बाय प्राइवेट एंटरप्राइज बोल लो, प्राइवेट सिंगल ओनर बोल लो। और बेसिकली किस चीज के लिए? फॉर प्रॉफिट अर्निंग। यहाँ पे गवर्नमेंट का रोल या तो होगा लिमिटेड या फिर होगा ही नहीं। ठीक है, स्लैश है और फिर नहीं लिखवाया मैंने। इस इकोनॉमी के कुछ मेजर एग्जांपल्स है हम पे। ये इकोनॉमी कहाँ चलती थी या चलती है? शायद से यूके में चलती थी, यूएस में चलती थी, साउथ कोरिया में चलती थी। ये एग्जांपल पेपर में आ चुके हैं, तो इस पे एग्जाम क्वेश्चन की हेडिंग डाल लेना, आरटीपी में भी पूछा गया है ये। और एक हाँ, हांगकांग। कैरेक्टरिस्टिक्स में नाम नाम लिखवा रही हूँ, कोई चीज इंपॉर्टेंट होगी तो वो तुम खुद लिख लेना, मतलब जो मैं बोलूंगी, ठीक है। और अगर कोई चीज इंपॉर्टेंट होगी तो वो मैं खुद भी यहाँ पे लिखूंगी। पहला है इसमें राइट टू प्राइवेट प्रॉपर्टी। राइट टू प्राइवेट प्रॉपर्टी का मतलब क्या निकलता है बताओ?
ट्रांसलेट कर दिया फिर उठा के। हाँ, तभी तो यहाँ लिख रही हूँ, नहीं तो नेक्स्ट पेज नहीं कर देती मैं। राइट टू प्राइवेट प्रॉपर्टी मीनिंग क्या निकलता है? ओनरशिप का राइट उसकी। प्राइवेट प्रॉपर्टी जैसे घर, और बिजनेस के पर्सपेक्टिव से बिल्डिंग है, मशीनरी है, लैंड है, माइंस है, कोल है, सब चीज एग्जांपल बनती है हमारी। ठीक है, तो हमारे यही सब एग्जांपल बनके हमारी राइट टू प्राइवेट प्रॉपर्टी पे जाता है, यानी कि हमारा होल्ड है, हमारा राइट है, हमसे कोई कोई वो चीज छीन नहीं सकता। ठीक है, ठीक है। हम पे नेक्स्ट इसमें आता है हमारे पास फ्रीडम ऑफ एंटरप्राइज। फ्रीडम ऑफ एंटरप्राइज से मतलब क्या निकलता है? ये सर्कल क्यों नहीं बन रहा? वाओ, देखो ये हो रहा है। इतनी वो नहीं है मेरे बस की करना। हाँ नहीं तो फ्रीडम ऑफ एंटरप्राइज समझ में आ रहा है ना? चलो, अभी क्यों बस? नहीं, फ्रीडम ऑफ एंटरप्राइज का मतलब क्या हो सकता है? जैसे एंटरप्राइज का मतलब क्या होता है? बिजनेस। तो फ्रीडम ऑफ बिजनेस हो गया, यानी कि मैं कुछ भी बिजनेस कर सकती हूँ, मैं कुछ भी बन के, फॉर एग्जाम्पल मैं सीए बन के भी एमबीए का कोर्स कर सकती हूँ और जॉब कर सकती हूँ, कोई परमिशन नहीं लेनी, मेरे को कोई लाइसेंस वगैरह की रिक्वायरमेंट नहीं है, मुझे किसी के अप्रूवल की रिक्वायरमेंट नहीं, किसी के जजमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, यानी कि मैं कोई भी इंडस्ट्री कहीं पे भी सेटअप कर सकती हूँ अपनी मर्जी से, यानी कि हर चीज किसके ऊपर डिपेंड है? ओनर के ऊपर डिपेंड है। समझ आ गई बात? नेक्स्ट है हमारा फ्रीडम ऑफ इकोनॉमिक चॉइस। फ्रीडम ऑफ इकोनॉमिक चॉइस से मतलब क्या आ रही है? इकोनॉमिक चॉइस से मतलब क्या आ रहा है? हम्म, क्या? जोर से। हाँ, और मुझे किस सेक्टर में काम करना है? प्रोडक्शन सेक्टर में, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, इन्वेस्टमेंट के सेक्टर में, बैंकिंग के सेक्टर में, ये सब चीजें हमारी किस में आएंगी? फ्रीडम ऑफ इकोनॉमिक चॉइस में। क्यों? क्योंकि हर चीज की अलग अलग इकोनॉमी होती है। बात क्लियर हो गई सबको? चलो, नेक्स्ट पॉइंट हमारा सबसे मेन वही वाला, प्रॉफिट मोटिव। एट द एंड क्या कमाना है? प्रॉफिट कमाना है। यहाँ पे वेलफेयर का कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, मरा हुआ इंसान नहीं देखना, हमें पैसा देखना है। ठीक है, फिर आता है हमारा मेन पॉइंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब बताओ, सोवरेनिटी का मतलब क्या होता है? सोवरेनिटी का मतलब क्या होता है? इंग्लिश वर्ड अगर मैं सोवरेनिटी बोल रही हूँ, आईसीएसई बोर्ड, सोवरेनिटी का मतलब क्या होता है? सुना तो मैंने भी था, सिविक्स में नहीं सुना? फिर एट्थ में भी थी, नाइन टेंथ में भी तो थी, और टेंथ में उसमें भी सोवरेनिटी तो पढ़ा ही होगा। ओ, मार्क्स कितना है? नाइस, चलो सोवरेनिटी का मतलब बताओ क्या हो सकता है? सोवरेनिटी का मतलब तो बताओ।
सीबीएसई वाले बता दो, अब तो सीबीएसई वालों से पूछ लिया। हाँ हाँ, सारे मौके उन्हें ही दे दो। सोवरेनिटी का मतलब होता है सुप्रीम ओनर, यानी कि राजा, किंग। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इससे हमारा मेरिट भी निकल रहा है, हमारा डिमेरिट भी निकल रहा है, तो इसलिए पॉइंट याद रखना है। कंज्यूमर सोवरेनिटी यानी कि कंज्यूमर किंग है, कंज्यूमर के अकॉर्डिंग ही पता चलेगा कि हमें क्या बनाना है, क्यों बनाना है और कितना बनाना है। ठीक है, यानी कि कंज्यूमर ही बताएगा कि कौन सी इंडस्ट्री सेटअप होनी चाहिए। कंज्यूमर यानी कि पब्लिक बताएगी, क्यों? क्योंकि पब्लिक की ही रिक्वायरमेंट के थ्रू चीजें सेटअप होती चली जाएंगी। बात क्लियर हो गई? कोई डाउट है इस पॉइंट को लेकर? सोच लो, चला लो दिमाग अगर चलाना है तो। स्टार्ट का बटन ऑन कर लो। हाँ, सेल्फ का होता है नहीं, स्टार्ट का। ऑटोमेटिक कार्स में स्टार्ट का होता है। अच्छा, किक स्टार्ट है तो किक मारो फिर। चलो मारो। जो बायर है वही डिसाइड कर रहा है। बात क्लियर हो गई? चले आगे। फिर है हमारा कंपटीशन। जो हमारा कंपटीशन रहेगा ना यहाँ पे, वो बहुत ज्यादा हाई रहेगा। क्यों? क्योंकि एट द एंड पैसा कमाना है। हर एक इंडस्ट्री चाहेगी कि, हर एक फर्म चाहेगी कि मैं पैसा सबसे ज्यादा कमाऊं, इसलिए कंपटीशन सबसे ज्यादा हाई रहेगा। ठीक है, फिर आता है हमारा लास्ट पॉइंट, एब्सेंस ऑफ, एब्सेंस ऑफ, वेरी गुड। चल, क्या हो गया? क्यों हंसे? मुझे भी हंसा दो। हम्म। तो तुम्हारे में सेक्शन उसके अकॉर्डिंग होते थे कि बच्चे कैसे होते हैं? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही होते हैं 11th 12th में। कौन से स्कूल में? छबिलदास। तो स्कूल कैसा है वो एक्चुअल में? जैसे मतलब इतने नेगेटिव सुनने में आते हैं, एक्चुअल में है उतने नेगेटिव स्कूल में? बहुत आवारागर्दी होती है, सब में होती है। केटीपी में भी बहुत होती थी, केटीपी के बाहर खून खराबे भी देखे हैं मैंने। ऐसे नहीं पता? स्कूल के अंदर, क्योंकि छबिलदास में तो स्कूल के अंदर भी बहुत होते हैं। मेरा भाई बताता है, मेरा भाई छबिलदास से पास आउट है। तो वो बताता है कि उनका फेयरवेल, जब से फेयरवेल होना बंद हुआ है, छबिलदास में फेयरवेल नहीं होता ना, उनके फेयरवेल के बाद से फेयरवेल होना बंद हुआ है। उनके फेयरवेल के टाइम पे क्या हुआ था, उनके टाइम पे सर थे, वो गंजे थे, तो नोटों पे गांधी जी की जगह उनकी नोट फोटो छपवा के लोगों ने फेयरवेल में वो नोट उड़ाए थे। तो जब से फेयरवेल होना बंद हुआ है उनके स्कूल में। मुझे ईयर नहीं पता, बट उसने मुझे ये चीज बताई थी, कह रहा जब से फेयरवेल होना बंद हुआ है। और जब वो बॉम्ब वाली बात हुई थी, तब उसके ही टाइम पर वो बातें हुई थी, वो 10th में था शायद से उस टाइम पे, तो उस टाइम पे वो बॉम्ब वाली बातें हुई थी। हाँ, कि बॉम्ब है, पेपर कैंसिल करवाने के लिए। बहुत चीजें चल रही थी, बहुत चीजें चल रही थी। अभी लास्ट ईयर भी हुई थी, लास्ट से लास्ट ईयर हुई थी कि होली चाइल्ड में मिला है। होली चाइल्ड, होली चाइल्ड वालों पे भी फोन आया था, तो मेरी बहन होली चाइल्ड में है ना, तो उसको स्कूल से फोन आया था कि ले जाओ बच्चों को बीच स्कूल में से ही। तो जब उसको लेकर आए थे स्कूल से, कि स्कूल पे फोन आया, धमकी मिली है कि बॉम्ब रख देंगे आपके स्कूल में, ये ऐसा। चलो चले आगे चले, हो गया। चलो,
लगता नहीं है, मुझे नहीं लगता, मेरे घर में किसी को भी नहीं लगता। मेरी बहन का चेंज करवाना है ना, तो सब सोच रहे हैं कौन से में करवाएं, कौन से में करवाएं। तो छबिलदास को तो कोई सोचता ही नहीं है, भाव ही नहीं देता कोई कि स्कूल एग्जिस्ट भी कर रहा है मार्केट में। चलो अब बात आती है मेरिट्स की और डीमेरिट्स की। देखो तुम्हें लग रहा होगा कि ये सब पॉइंट्स हम क्यों लिख रहे हैं। तुम्हें लग रहा होगा कि ये पॉइंट्स हम क्यों लिख रहे हैं। देखो कोशिश करना कि ये कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के नीचे ही आ जाए, अगर आ पाए तो। आ जाएंगे, आ जाएंगे। 8 है। दो दो तीन तीन वर्ड के हैं। चले आगे चले। तुम्हें लग रहा होगा कि ये पॉइंट्स हम क्यों लिख रहे हैं, लग रहा होगा कि हमें पेपर में थ्योरी तो लिखकर आनी नहीं है। बट तुम्हारे पता है पेपर में क्या बोलता है, तुम्हारे पेपर में ऐसे पॉइंट्स दे देगा और बताएगा कौन सी इकोनॉमी है, ठीक है। और ये पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये पॉइंट्स तुम्हें आपस में ही कंफ्यूज कर सकते हैं, बहुत ज्यादा कंफ्यूज करते हैं, क्योंकि कुछ कुछ पॉइंट्स ऐसे होते हैं जो बहुत ज्यादा सिमिलर पॉइंट ऑफ व्यू पे आएंगे। फॉर एग्जांपल सबसे ज्यादा कंफ्यूज करेगा तुम्हें मिक्स्ड इकोनॉमी। क्यों? क्योंकि मिक्स्ड इकोनॉमी तुम्हें दोनों के मेरिट्स बताएगा, ठीक है। और तुम्हें कहीं ना कहीं लगेगा कि ये शायद से सिर्फ प्राइवेट भी हो सकता है, शायद से सिर्फ सोशलिस्ट भी हो सकता है, लेकिन आंसर क्या होगा, मिक्स्ड होगा, ठीक है। वहीं तुम्हें क्या लगेगा कि कहीं ना कहीं आंसर तुम्हें लगेगा कि ये मिक्स्ड है, लेकिन कहीं ना कहीं आंसर क्या होगा, सिर्फ प्राइवेट होगा या फिर सिर्फ सोशलिस्ट होगा। तो इसलिए मेरिट्स और डिमेरिट्स को तुम्हें मतलब ओवरगो करना है, याद नहीं करना, बट हाँ तुम्हें पता होने चाहिए कि मेरिट्स क्या है और डिमेरिट्स क्या है, ठीक है। ताकि तुम्हें पेपर के टाइम पे भी क्या, जब तुम क्वेश्चन सॉल्विंग करोगे तो तुम्हारे जब तुम क्वेश्चन में कहीं अटक रहे हो तो तुम्हें सिर्फ ये मेरिट पढ़ना है, देखना है कि कहाँ रिवॉल्व कर रहा है ये मेरिट, किसके पॉइंट में आ रहा है ये मेरिट, और टिक कर दो आंसर। क्लियर हो गई बात। चलो तो सबसे पहला हमारा जो मेरिट इसमें आता है वो होता है हमारा सेल्फ रेगुलेटिंग प्राइस मैकेनिज्म। मतलब क्या निकलता है इस लाइन से, मतलब क्या निकलता है, खुद कर सकते हैं। तुम अपने प्रोडक्ट का प्राइस खुद डिसाइड कर सकते हो, तुम कितना भी प्रॉफिट कमा सकते हो। तुम चाहे अपनी तुम्हारी लागत कुल 0.5 रुपीज की लग रही हो, लेकिन तुम उसको बेच 100 रुपए का सकते हो, ठीक है। ये तुम्हारे पास एक बेनिफिट यहाँ पे रहेगा इस इकोनॉमी में, ठीक है। वहीं अगर तुम सोशलिस्ट इकोनॉमी की बात करोगे तो बिल्कुल उल्टा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वहां पे प्राइस गवर्नमेंट डिसाइड कर रही होती है वेलफेयर के लिए। तुम्हारी प्रोडक्ट की कॉस्ट तो बैठ रही है 1500 रुपए की, गवर्नमेंट कह रही है 100 रुपए में बेच दो, तो वहां तो तुम्हारा अंधा लॉस हो जाएगा ना। तो वो चीज होती है सोशलिस्ट इकोनॉमी। लेकिन यहाँ पे तुम्हारा सेल्फ रेगुलेटिंग प्राइस मैकेनिज्म है, यानी कि तुम कितना भी प्रॉफिट अपने अकॉर्डिंग कमा सकते हो। बात क्लियर हो गई। इसके ऊपर तुम्हें कुछ भी अपने पास से लिखना है तो लिख लो, अंधा प्रॉफिट लिख लो, अगर ब्रैकेट में कुछ लिखना है तो वो चीज लिख लो। फिर है हमारा ग्रेटर एफिशिएंसी ऑफ रिसोर्सेस। क्या हो गया, बातें मुझसे भी करा करो ना, जब मैं पूछती हूँ तो चुप बैठ जाते हो। क्योंकि आज क्लास इंटरेस्टिंग रही, तुम लोगों ने आंसर्स करे हैं। चलो कुछ भी समझ लो, दीदी की तारीफ थोड़ी करेंगे। चलो ग्रेटर ग्रेटर एफिशिएंसी ऑफ रिसोर्सेस मतलब क्या हो गया उसका, आओ बेस्ट वे में यूज कर सकते हैं। फिर यहाँ पर आएगा ग्रेट इंसेंटिव टू वर्क, यानी कि लेबर को दिहाड़ी ज्यादा मिल रही है, पैसा कमाने का मौका ज्यादा मिल रहा है। क्लियर हो गई बात, लिख रहे हो? इतना छोटा छोटा मत लिखो, इसको खोल खोल के लिखो, समझ नहीं आएगा कुछ भी। आप फेयर बनाओगे अभी, कल तक फेयर बना लेना, नहीं तो क्योंकि पता है क्या होगा, वर्कलोड बढ़ता चला जाएगा। क्योंकि कल ये चैप्टर खत्म हो जाएगा और चैप्टर के अपने आप में 2 यूनिट थी, देख रहे हो उनके नोट्स कितने सारे सारे बने हैं, तो वो बढ़ता जाएगा चैप्टर। अगर देखो अगर यहाँ पे अगर एक दिन भी रजिस्टर भूल गए तो वर्कलोड तुम्हारे ऊपर अब बढ़ता जाएगा, क्योंकि डेली क्लास हो रही है। डेली का क्या होगा, एक दिन का वर्क पेंडिंग रहा तो पेजेस समझ नहीं आएंगे कितने छोड़ने हैं, तुम सोचोगे कि इसको भी रफ में कर लेता हूँ, इसको भी रफ में कर लेता हूँ, वो काम बढ़ता चला जाएगा और कुछ नहीं होगा, वर्क पेंडिंग में जाएगा। इसलिए डेली रजिस्टर्स तो बनाओ ही बनाओ, दिशा रजिस्टर मेंटेन कर लेना आप ढंग से, ठीक है। चाहे जाते हुए ही परचेस करते हुए चले जाना, ठीक है।
चलो लिख लिया। और क्या हो सकता है तुम लोगों के अकॉर्डिंग? तुमने कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के बारे में पढ़ा, तो तुम्हारे अकॉर्डिंग क्या और बेनिफिट हो सकता है इसमें, किस चीज की? फीचर्स से भी निकल सकता है। तो फीचर्स देखो, फीचर्स से देख के बताओ क्या निकल सकता है। फ्रीडम ऑफ चॉइस, और क्या निकल सकता है? फीचर्स तो तुम्हारी बुक में भी लिखे हुए हैं। कंज्यूमर सोवरेनिटी फीचर मेरिट निकलेगा या डीमेरिट निकलेगा? मेरिट कैसे निकलेगा और डीमेरिट कैसे निकलेगा बताओ? वेरी गुड पॉइंट। कैसे है, एक्सप्लेन कर दो, एग्जाम्पल के साथ फ्रेम कर दो एक। हाँ हाँ, बट मुझे एक बात बताओ, चलो पहले हम ये लिखते हैं, फिर हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे वो पॉइंट। पहले लिखो। इस पॉइंट का मतलब क्या निकल रहा है जो मैंने अभी लिखा है? वेरी गुड, अब दिख रहा है। प्रमोशन का हो रहा है यहाँ पे, ये तो बिजनेस है। अच्छा, हमने कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में क्या पढ़ा है? पैसे के लिए भागना, ठीक है। हम यह देख रहे हैं कि जो बंदा मेहनत कर रहा है ना, उसे तो पैसा मिल रहा है, वो पैसा कमाएगा। जो बंदा मेहनत ही नहीं कर रहा, वो दिमाग ही नहीं चला रहा, वो पैसा ही नहीं कमाएगा ना। तो इन द सेंस उसे क्या मिल रही है? पनिशमेंट ही तो मिल रही है। वो एक्सप्लॉइट होएगा फिर बड़े लोगों से, ठीक है। तो इस सेंटेंस का मतलब यहाँ पर रिवॉल्व करता है। अगर तुम्हें यहाँ पे एग्जाम्पल लिखना है तो तुम यहाँ पे ये लिख सकते हो, प्रॉफिट मोटिव का ही यहाँ पे एग्जाम्पल को लिंक करके तुम यहाँ पे लिख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट हमारा यहाँ पे डेमोक्रेटिव फ्रेमवर्क रहता है। डेमोक्रेटिव का मतलब क्या होता है? ज्यादा ही सिविक्स में घुस गए। सिंपल सा वर्ड। नो आजादी, आजादी, आजादी है, सॉरी। क्योंकि गवर्नमेंट है ही नहीं, इसमें तुम आजाद हो, तुम कुछ भी कर सकते हो। नो रूल्स। जब मैं बात करती हूँ ना डीमेरिट्स की, कौन सा पेन यूज किया? डीमेरिट्स में सबसे बड़ा पॉइंट जो आता है वो आता है अनइक्वालिटी। क्यों है इनइक्वालिटी बताओ? वाह, ये पॉइंट कहाँ से लिंक हो रहा है? इनइक्वालिटी मुझे ये बताओ, ये इकोनॉमी क्या दो लोगों में डिवाइड नहीं हो रही? कि जो रिच है वही तो रिसोर्सेज लगा पाएंगे, जो गरीब है वो तो पैसा ही नहीं कमा सकते ना। तो बताओ, रिच और पुअर में ये इकोनॉमी डिवाइड नहीं कर रही दो लोगों, दो दो इकोनॉमीज में डिवाइड कर रही है ना ये इकोनॉमी दो लोगों को। तो इसीलिए हम ये बोलते हैं कि ये इकोनॉमी इनइक्वल है, ये हमेशा दो क्लासेस में तोड़ देती है। एक होता है रिच और एक होता है पुअर। जो रिच होता है ना उसको हम इकोनॉमी की भाषा में, जो तुम्हारी बुक में आईसीआई बोलता है, रिच को बोलते हैं जिनके पास है, यानी कि हैव्स, ठीक है। और जो पुअर होते हैं उनको बोलते हैं हैव नॉट्स। क्लियर हो गई बात? और ये आगे तक पढ़ याद रखनी है कि रिच को कहीं पे भी रिच नहीं बोलना और पुअर को कहीं भी पुअर नहीं बोलना। हमें आईसीआई की भाषा में क्या बोलना है? रिच को हैव्स और पुअर को हैव नॉट्स। क्लियर हो गई? दूसरा पॉइंट क्या था? मरा हुआ इंसान देखोगे, प्रॉफिट देखोगे? प्रॉफिट। तो यानी कि जो ह्यूमन राइट्स हैं वो कहीं ना कहीं
कम है हमारे प्रॉपर्टी के राइट्स के। क्लियर हो गई बात? यानी कि ह्यूमन को इग्नोर करा जा रहा है। दूसरा, लेबर को एक्सप्लॉइट कर देते हैं पैसों के लिए। महाराज मूवी देखी है किसी ने? महाराज नेटफ्लिक्स पे देखी है? देखा है उसने एक्सप्लॉयटेशन ऑफ लेबर? और एक्सप्लॉयटेशन ऑफ लेबर के लिए तो बहुत सारी मूवीज बनी हुई है, मुझे नाम याद नहीं आ रहे, बट मैंने रिसेंटली महाराज देखी है इसलिए मुझे वो याद है। बट एक्सप्लॉयटेशन ऑफ लेबर इतना अच्छी तरीके से दिखाया हुआ है कि जो गरीब लोग होते हैं कि अनटचेबल्स को अलग रखा जाता था पहले के टाइम पे, और देखा है वो कि जो गरीब होते थे उनको अनटचेबल्स बोला जाता था, उन्हें अलाउड भी नहीं होता था कि छूना भी, दूर से रहना, हर चीज देखना भी अलाउड नहीं होता था। उसको बोलते हैं कि हमारे लेबर को एक्सप्लॉइट करा जाता है। बेसिकली क्या कि लेबर को पूरी तरह से निचोड़ दो। और ये सीए की जर्नी में तो बहुत होता है। आर्टिकलशिप के टाइम पे सीए निचोड़ देता है आर्टिकल को, बिल्कुल निचोड़ देता है, अपना सारा काम आर्टिकल से करवाता है, A to Z, बिल्कुल सारा काम। बड़ा है प्रॉपर्टी राइट से। हाँ, मैथ्स में साइन नहीं होते थे, बड़ा छोटा। हाँ, बड़ा छोटा इक्वल टू। हाँ, नहीं, उल्टा बना दिया ना मैंने, सॉरी, मैंने उल्टा बना दिया। हाँ, तुमने सही बताया, मतलब मैंने उल्टा बना दिया। फिर तुम एक चीज और बताओ, बड़े लोग क्या सिगरेट पीते हैं? तो क्या तुम्हें लगता है कि सिगरेट की प्रोडक्शन ज्यादा नहीं होगी? तो इसलिए मेरिट गुड्स कम प्रोड्यूस होंगे, डीमेरिट गुड्स ज्यादा प्रोड्यूस होंगे। और यही तुम्हारा पॉइंट आएगा कंज्यूमर सोवरेनिटी का। क्यों? लोग क्या डिमांड करेंगे? सूखे नशे। ठीक है, लोग क्या डिमांड करेंगे? सूखे। ये एग्जाम्पल तुम्हें याद रहेगा, मैं इसलिए यार मैं बता रात भर सोच सोच के तुम्हारे लिए एग्जाम्पल सोच रही हो, तुम लोग हंस रहे हो। ठीक है, एग्जाम्पल ये तुम्हें याद रहेंगे। लोग क्या चाहते हैं? सूखे नशे चाहते हैं ना, तो वो सोवरेनिटी किधर जाएगी? सूखे नशे की तरफ जाएगी। ठीक है यार, सोवरेनिटी किधर जाएगी? सूखे नशे की तरफ ज्यादा जाएगी ना। तो इसीलिए क्या, किस चीज की प्रोडक्शन ज्यादा होगी? सूखे नशे की ज्यादा प्रोडक्शन होगी। ठीक है, तुम्हारा जो गांजा होता है वो ज्यादा प्रोड्यूस करा जाएगा, जबकि जो मेरिट गुड्स है, दवाइयां हैं, एजुकेशन है, हेल्थ है, वो चीजें कम प्रोड्यूस होंगी। इसलिए तुम्हारा कंज्यूमर सोवरेनिटी बिल्कुल झूठ माना जाएगा यहाँ पे, इसलिए तुम्हारा एक बहुत बड़ा डिमेरिट बन जाएगा। मुझे लग रहा है मेरी यूट्यूब पे से रील्स नहीं निकलेंगी, तुम लोग मेरी रील्स निकाल दोगे वीडियोस में से निकाल निकाल के। इन लोगों ने तो भैया की बहुत बनाई है पिछले वाले बैच में से। इसमें एग्जांपल लिख दूं गांजा? मुझे स्पेलिंग नहीं आती। ठीक ठीक है, हो गया गांजा। ठीक है, हो गया, हो गया। फिर तुम उसको फिर गंजा बोल देते। नहीं, अभी यही ठीक है। झूठ है, सब झूठ है, कंज्यूमर सोवरेनिटी झूठ है। एग्जाम्पल गांजा, याद रहेगा? एग्जाम्पल याद रहेगा ना? चलो, बस एक पॉइंट बचा है। हाँ, लास्ट पॉइंट बचा है हमारा, लास्ट पॉइंट है हमारा फॉर्मुलेशन ऑफ मोनोपोलीज। हमारी मोनोपोलीज बन जाती है। मोनोपोलीज का मतलब क्या होता है बताओ? बुक्स पे ध्यान चला गया? भैया आपका खत्म हो गया बैच? बताओ मोनोपोलीज क्या होती है? राइट्स। मोनोपोलीज राइट्स होती है। सिंगल सेलर नहीं, अधिकार नहीं। मोनोपोलीज मतलब कि यूनियन बन जाना, मार्केट बन जाना। मतलब हम ये कह सकते हैं कि तीन चार लोगों ने मिलके एक मार्केट बना ली है कि हम ही बेचेंगे, हम ही बेचेंगे और हम ही बेचेंगे। प्रेम, सुना ही नहीं। गेट बंद कर दो ना, मन गेट बंद कर दो। ठीक है, मोनोपोलीज यानी कि मार्केट बन जाना, यानी कि यहाँ पे कहीं ना कहीं हमारी मोनोपोलीज बन जाती है। जो प्राइवेट कंज्यूमर्स होते हैं वो सब मिला के एक मोनोपोलीज बना लेते हैं। हमारी कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का सिर्फ एक छोटा सा पार्ट बचा है, वो और कंप्लीट कर देते हैं, फिर हम ये वाली क्लास वाइंड अप करते हैं। ठीक है, चलो, चलो आगे। ठीक है।
मुश्किल से लग रहा है। फॉर्मुलेशन ऑफ मोनोपोलीज, यानी कि मोनोपोलीज क्रिएट हो जाना। चलो अच्छा, अब तुम्हें क्या लगता है हमारी अब ये जो मेन सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स थी चार, कौन कौन सी? व्हाट? चार थी, कौन कौन सी दोबारा बोलना। बहुत जल्दी याद आ गया, अभी तो क्या निकल रहा था पता नहीं। हम तीन प्रॉब्लम अभी यहाँ डिस्कस कर रहे हैं। देखो प्रोविजन तो बनेगा ही बनेगा, वो इतना बड़ा इशू है नहीं। तीन सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स है हमारी। हम कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में क्या प्रोड्यूस करेंगे, कैसे, मतलब क्या बनाएंगे, कौन करेगा प्रोड्यूस? अभी पढ़ा, प्रोड्यूसर करेगा। अभी बताया था मैंने, अभी बताया था मैंने, लेबर, लेबर बनाएगी। क्या है ये, क्या मतलब बताया था इसका मैंने, बताओ। तो फिर किसके ऊपर डिपेंड करेगी? तो कंज्यूमर के डिमांड पे डिपेंड करेगा व्हाट टू प्रोड्यूस, लिख लो। हाँ, क्या? हाँ बना दो, क्लाउड बना दो और उसमें बना दो हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे किस चीज के ऊपर प्रोड्यूस, मतलब कैसे प्रोड्यूस करोगे, एज पर द डिमांड ऑफ कंज्यूमर तो ऊपर लिख दिया। अरे यार, दो टेक्निक्स थी जिसमें लागत कम लगेगी। फॉर होम टू प्रोड्यूस, कंज्यूमर, कौन से कंज्यूमर? कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में कौन से कंज्यूमर्स? क्लियर हो गई बात? देखो जिन पे पैसा अंधा बरस रहा है उनके पास प्रॉपर्टी ज्यादा, उनकी बाइंग कैपेसिटी भी ज्यादा, इसलिए वो पैसा खर्च कर पाएंगे। वेराज जिनकी बाइंग कैपेसिटी बिल्कुल कम होगी, जिन पे प्रॉपर्टी नहीं होगी, वो वहीं की वहीं पैसा खर्च भी नहीं कर पाएंगे। इसलिए कंज्यूमर, हमारे टारगेट कंज्यूमर कौन से होंगे? जिन पर पैसा सबसे ज्यादा होगा। क्लियर हो गई बात? कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में कोई भी डाउट है? समझ में आ गई? बिल्कुल पक्का? चलो क्लास वाइंड अप करें फिर। चलो कल सुबह 8 बजे मिलते हैं हम यहीं पे, ठीक है? चलो।